लाहौर टैक्स अकेडमी के 5वें सेशन में आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज फिर इकट्ठे हैं। हमने कोशिश की कि जो हमारे इब्तदाई सेशंस हैं, चूँकि इनकम टैक्स रिटर्न 2020 इन फील्ड है, 8 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है और हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं और मुझ समेत बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे इश्यूज़ पे वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग के हैं और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो IRI सिस्टम के अंदर FBR ने जो लॉक्स अपने उनके कंसेप्ट के मुताबिक उन्होंने कुछ कॉलम्स या कुछ चीज़ें वो लॉक कर दी हुई हैं जिनको हम एडिट नहीं कर सकते और हमें मजबूर किया जाता है या किया जा रहा है कि हम अगेंस्ट द लॉ अपनी रिटर्न फाइल करें। आज के लेक्चर का जो बुनियादी मकसद है, पिछले जो लेक्चर था 4th सेशन हमारा था, मोहतरम ताहिर भट्ट साहब ने बड़ा डिटेल हमें कंसेप्ट क्लियर किया मिनिमम इनकम टैक्स का, मिनिमम इनकम टैक्स रजीम का, इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से जो उनका पूरा कंसेप्ट था उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ब्रीफ हमें दिया। और वो हमारा जो YouTube चैनल है लाहौर टैक्स अकेडमी, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सेशंस वो अवेलेबल हैं दोस्तों के लिए। उसके अंदर हम अभी तक कमर्शियल इंपोर्टर की रिटर्न को, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ थर्ड्स शेड्यूल की रिटर्न को, पेट्रोल पंप की रिटर्न को, सीमेंट डीलर्स की रिटर्न को, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को और प्रॉफिट ऑन डेट को और चंद और इश्यूज़ को हम बड़ा थारोली डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम इनकम टैक्स चूँकि आप ऑलमोस्ट लॉ के अंदर अगर हम काउंट करें तो ये कुछ 30-40 प्रोविजंस हैं जिनके अंदर मिनिमम इनकम टैक्स अब अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसका इम्पेक्ट या इसका जो दायरा कार है वो बहुत बड़ा है। जो हमारी बहुत सारी रिटर्न्स के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है और हमें ये समझना है, ये देखना है। और आज के सेशन का और पिछला जो सेशन गुजरा है, पहला बुनियादी मकसद ये है कि हमने ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि लॉ क्या है, क्योंकि अगर हम लॉ पे क्लियर होंगे, सिस्टम में फॉल्ट होगा भी तो हमें इंशाल्लाह एतमाद होगा कि आज या कल कभी भी हमें नोटिस आता है तो हम लॉ के किस प्रोविजन का और किस एंगल से इसको हम एक्सप्लेन और इसको जो है डिफेंड कर सकते हैं। अगर हम खुद लॉ पे क्लियर नहीं होंगे तो फिर बहरहाल वो हमने सही किया या गलत किया, जब हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो हम उसको प्रॉपर डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो इन सेशंस का बुनियादी मकसद ये है। इसी के हवाले से आज का जो हमने अपना बुनियादी टॉपिक है उसका वो टाइटल ही ये है कि डिस्कशन एंड एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ मिनिमम टैक्स रजीम इन रिलेशन टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड वर्डिंग ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स प्रोविजंस रिलेटेड टू बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ मिनिमम टैक्स। बहुत सारी जगह पे ये ताहिर भट्ट साहब ने भी एक्सप्लेन किया, सर मंशा सुखेरा साहब हमारे उस्ताद वो भी आज इंशाल्लाह में एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत सारी जगहों के ऊपर जहाँ पे मिनिमम कहा गया, कहीं इसको मिनिमम फॉर द ईयर कहा गया, कहीं मिनिमम फॉर द वो जो इंपोर्ट्स हैं वो कहा गया, या इसके और तो उसकी हर एक वर्ड को हमें अहमियत देनी है और हर मिनिमम को सेपरेट समझना है कि इस मिनिमम के मुमकिन है एक मिनिमम के मुतालिक जो हम बात करें वो दूसरे मिनिमम टैक्स के मुतालिक उस तरह स्क्वायरली एप्लीकेबल ना हो, उसमें कोई ना कोई उसका अपना नुक्ता हो। तो वो चीज़ें हमने आज वो समझनी है, देखनी है और उसमें हमने देखना है कि कहाँ तक लॉ के अंदर खला है और कहाँ तक उनके सिस्टम के अंदर खला है। इसके ऊपर मैं सर मंशा सुखेरा साहब को माइक हैंड ओवर करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर पहले तो चूँकि मिनिमम टैक्स के साथ एक एट्रीब्यूट इनकम का कंसेप्ट है, एट्रीब्यूट इनकम पे हमें ज़रूर क्लियर करें, एट्रीब्यूट इनकम पे हमारी ज़रूर रहनुमाई करें कि एट्रीब्यूट इनकम होती क्या है और किस तरह किस फार्मूले से ये एक्चुअल अराइज होनी है। तभी हम कंपेयर कर पाएंगे इसको इनकम टैक्स रिटर्न में जो सिस्टम करता है उसके साथ कि जो एट्रीब्यूट इनकम वो सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है। मास एक कमर्शियल इंपोर्टर के उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको खुद कैलकुलेट करके वो दिखा दें, अदरवाइज में वो जो है वो ऑलरेडी वो एट्रीब्यूट ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। सब कमर्शियल इंपोर्टर में वो हमारे लिए ऑप्शन है, वो भी सर हमें बताएंगे कि ऑप्शन क्यों है, उसके पीछे भी क्ला का रैशनल है कि वो जो इंपोर्ट है उसकी सेल पे वो मिनिमम है और इंपोर्ट में अगर स्टॉक बच गया, इंपोर्ट के अंदर वो सेल उस साल हो नहीं पाई, वो अगले साल जाती है, तो फिर एट्रीब्यूट को किस तरह हम उसको लेके चलेंगे, चलना चाहिए कि हम जब अगले साल जाके वो स्टॉक सेल करेंगे तो उसके टैक्सेस हमें कहाँ से उस रिलेशन में अवेलेबल होंगे। तो ये सर सारी चीज़ें तो एट्रीब्यूट से और सर जहाँ जहाँ मुमकिन हो हमें वो फार्मूलाज भी बताइएगा भी
अगर हमारे पास मौजूद है इस टाइम जो प्रोजेक्टर में हमारे पास प्रेजेंटेशन है तो वहाँ पे अदरवाइज लिखवा दीजिएगा थोड़ा सा, और अलीजा नसीम साहब इसको पिक्चराइज करके उन फार्मूलाज को, तो ताकि हम लेक्चर का हिस्सा बना के जब इसको हम चैनल में, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने हैदराबाद से, KPK से, कराची से काफ़ी सारे दोस्तों ने इसके ऊपर वो क्वेश्चन किए हैं, और हमने उनको यही कहा कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम बातों का जवाब अपने कम्प्रीहेंसिव लेक्चर के अंदर दें। तो मैं इल्तमास करता हूँ सर मंशा सुखेरा साहब, मेरे उस्ताद, हम सब के उस्ताद, कि वो हमें मिनिमम इनकम टैक्स के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर करें, एट्रीब्यूट इनकम का कंसेप्ट क्लियर करें, इसके ऊपर हमें फार्मूलाज के साथ रहनुमाई करें, सिस्टम की गलतियों से हमें आगाही दें, हमारे कंसेप्ट में जो गलतियाँ हैं हमें उससे मुतल्लिक़ आगाही दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आप डाइस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ मिनिमम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। तो इससे पहले हम ये देख लेंगे थ्योरी ऑफ, ये यहीं बेटर है ना, पहले हम इसमें जस्ट 1-2 मिनट लेंगे। स्कोप ऑफ इनकम है, इनकम का क्या मीनिंग है, हेड है, रजीम है। तो थ्योरी ऑफ मिनिमम टैक्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकम को हम देखें, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हेड है, पहले देख लें। थ्योरी ऑफ इनकम है, फिर सेक्शंस ऑफ मिनिमम टैक्स हैं कौन कौन से हैं, फिर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, फिर प्रिवेंशन ऑफ डबल ड्राइवेशन है, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन क्लॉज और वर्ड इन द फिस्कल स्टैट्यू है, फिर टाइमिंग ऑफ डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स है अंडर सेक्शन 158 डील करता है सेक्शन से। उसके बाद फिर है डिडक्टेबल, कलेक्टेबल वर्सेस डिडक्टेड कलेक्टेड टैक्स, इसके क्या मीनिंग है और क्या स्कोप है। फिर अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस है, इसके सेक्शन क्या है। फिर फॉर्मेट ऑफ मिनिमम टैक्स कंप्यूटेशन जो है पोर्टल पे क्या है, प्रेस्क्राइब फॉर्म में क्या है। इधर कंप्यूटेशन ऑफ एट्रीब्यूटेबल इनकम है और रिलेटेड टैक्स है। इधर कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टैक्स और मिनिमम टैक्स है जो एडिशन के लिए हमने देखना है। फिर इसमें फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न में क्या है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि डिफरेंट जगह पे वर्ड इनकम यूज होगा, बाद दफ़ा पे वर्ड ट्रांजैक्शन यूज होगा, बाद दफ़ा पे उसी एंटरप्रेन्योर की इनकम का वर्ड यूज होगा। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होंगे, तो सारों को हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकम, क्योंकि वर्ड यूजुअली जगह जगह यूज होता है, तो उसको हम देख लेते हैं कि वर्ड इनकम क्या है। इनकम मीन्स इंक्लूसिव डेफिनेशन है, स्पेसिफिक इसमें डेफिनेशन नहीं है। जो इंक्लूसिव है वो तो इट मीन ये चीजें तो इंक्लूड है, इसके अलावा जो उसकी ऑर्डिनरी या नेचुरल मीनिंग है वो अपनी जगह पे है। तो ये चीजें उस इनकम में ब्रॉडर स्कोप में डिफाइन है कि ये चीजें इंक्लूड है। तो एक्चुअल जो इनकम है वो है ही, उसके अलावा ये चीजें भी इंक्लूड। जहां वर्ड इंक्लूड का हो तो ब्रॉडर इन स्कोप होती है। इट मीन जो उसके नेचुरल ऑर्डिनरी मीनिंग इनकम के हैं वो तो इनकम है, उसके अलावा ये भी उसमें शामिल है। तो इसमें जो भी इनकम चार्जेबल है अंडर द हेड, अंडर द ऑर्डिनेंस, जिस पे टैक्स लगना है उसको इनकम कहेंगे। प्लस जिन चीजों पे डिडक्शन या कलेक्शन होगा, ये सेक्शन डिफाइन है, वो भी होंगे। और इनकम ट्रीटेड एज ए इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। अब ये वाली जो है इसको हम डीमिंग इनकम कहते हैं, क्योंकि डीमिंग इनकम बहुत सी चीजें इनकम नहीं होती, लेकिन लेजिस्लेटर ने कई सेक्शनों में दे दिया है कि ये डीम टू बी इनकम है। तो जिस तरह सेक्शन 777 है, उसमें कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आपने एक्सप्लेन नहीं किया, वो कहा डीम है, एक्चुअल इनकम नहीं है। लोन आपने दिया है, क्रॉस चेक नहीं है, लोन लेना वो या देना लायबिलिटी एसेट हो सकता है, वो इनकम नहीं है। लेकिन लेजिस्लेटर ने अगर स्पेसिफिक को फॉर्मेट दे दिया है, तो उसने कह दिया कि ये काम आपने इस तरह नहीं किया तो वो इनकम ट्रीट कर लेगा। इस तरह कोई और चीजें एसेट्स हैं आपके अदर देन क्रॉस चेक या अदरवाइज नहीं किए, तो एसेट भी चीजें जो है ना वो भी, वो उसको भी एसेट, लोन, लायबिलिटी जो अदरवाइज इनकम नहीं है, लेजिस्लेटर ने कहीं कह दिया कि ये डीम्ड इनकम है, आपने अनएक्सप्लेन्ड रह गया, आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो इवन दो दैट इज नॉट रियल इनकम, योर इनकम, तो उसको लेजिस्लेटर जो है वो उसको एज ए डीम्ड इनकम कर सकता है। तो इसको डीम्ड इनकम भी कहते हैं, इनकम ट्रीटेड भी कहते हैं, लीगल फिक्शन भी कहते हैं, नोशनल इनकम भी कहते हैं।
कहते हैं। इससे मुराद ये होता है कि लेजिस्लेटर के पास पावर है, वो किसी वर्ड को भी डिफाइन कर सकता है जैसे वो चाहे, और डिफाइन करके उसके अंदर जो चीज नहीं भी रियल इनकम है उसको इनकम शामिल कर सकता है, जैसे इसमें इसने शामिल कर ली है। तो इसी तरह कोई फैक्ट और सर्कमस्टांसेस जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते या कर नहीं होते, उनको भी वो अज्यूम कर सकता है कि ये कर हुए हैं, तो उसके मुताबिक वो फिर उसको भी ट्रीट कर सकता है। इसलिए जो हैपनिंग नॉन हैपनिंग ट्रांजैक्शन है उसको भी डीमिंग प्रोविजन, जब डीमिंग प्रोविजन यूज हो जाए तो लेजिस्लेटर ने यूज कर लिया तो कोर्ट का काम है फिर उसका पर्पस और उसका स्कोप डिटरमिन करे कि ये किस वजह से ये उसने डीम किया है। लेकिन ईच एंड एवरीथिंग को वो इनकम ट्रीट नहीं कर सकता, उस चीज को डीम कर सकता है जिसका उससे नेक्सस हो। कोई ऐसी चीज जैसे आपके एसेट लायबिलिटी है, उनका कोई नेक्सस है इनकम जनरेट करने से, या उन चीजों को कर सकता है। जो ऑल टुगेदर इररिलेवेंट हो उसको वो ट्रीट नहीं कर सकता है। इसलिए जिन चीजों का नेक्सस इनकम से हो या जिस चीज को उसने डीम करना है उससे नेक्सस होना जरूरी है, ताकि उससे कोई अविजन हो रही हो, क्योंकि आपने जो हो आपका रेवेन्यू नेचर, आपने कैपिटल नेचर ऐसा शो कर दिया हो या अदरवाइज कर दिया हो, तो उससे कोई नेक्सस इनकम से जनरेट होता हो तो उसको वो डीम कर सकता है। उसके बाद में टोटल इनकम है। टोटल इनकम में जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी प्लस आपकी जो एग्जेम्प्ट होगी वो सारी ऐड करेंगे तो टैक्सेबल इनकम होगी। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, टैक्सेबल में टैक्सेबल वो इनकम है जो डिफरेंट हेड है आपके 5, उनमें आप जो कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट करके जो आपकी ग्रास सेल्स इनकम होती है उसमें डिडक्टेबल जो आपके एक्सपेंडिचर लेस करते हैं, अलाउंसेस करते हैं, एडमिसिबल लेस करते हैं, उसके बाद आपकी इनकम आ जाती है। उसमें डायरेक्ट डिडक्टेबल अलाउंसेस है वो आप लेस करते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है। जी बेटा है? ये डिफरेंट रजीम्स है, जैसे नॉर्मल टैक्स रजीम है, फेडरल टैक्स रजीम है, मिनिमम है, सेपरेट ब्लॉक या फिक्स टैक्स रजीम है, वो हमें पता ही, आगे फर्दर हम इसको देख लेंगे। ये थ्योरी ऑफ मिनिमम टैक्स पीछे यही से पीछे, ये बेसिकली कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, ये मिनिमम टैक्स रजीम जो है बेसिकली ये अलाई कॉटन जो आपकी एक जजमेंट है 1997, 1555 पेज है, इसमें पता नहीं कोई जजमेंट लिखी नहीं है तो वो उसमें आप नोट कर लें। उसका पैरा 20 है और 40 और 41 है, जिसमें डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट थ्योरी उन्होंने उसमें पेश की है कि मिनिमम टैक्स जो है वो क्यों लगना चाहिए या क्यों लगाया जाए। तो बेसिक क्रक्स में उसका दे देता हूँ अगर आप डिटेल, क्योंकि ये एक किस्म की मदर जजमेंट है। एलाई कॉटन 1997, तो पीटीटी 1550 या 1555 पेज है, हो सकता है एंड पे उसने दी हो इसमें भी। तो ये इसमें बहुत से कंसेप्ट हैं। इसमें कंसेप्ट ये है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ लेजिस्लेटर है कि किन चीज़ों पे वो टैक्स लगा सकता है। वो आपकी लेजिस्लेटर जो इंट्रीज है टैक्स की वो 42 से लेके 52 तक है। 52 में उन्होंने इन ल्यू का वर्ड यूज हुआ है। नॉर्मल टैक्सेशन इन ल्यू की जगह वो कैपेसिटी टैक्सेशन की भी पार है, जहां वो चाहे तो इनकम टैक्स रियल इनकम पे लगा ले, इन ल्यू ऑफ दैट वो कैपेसिटी पे भी लगा सकता है, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो उससे ये जो मिनिमम टैक्स है या प्रेजेंटेड टैक्स है, इन ल्यू ऑफ वर्ड जो 52 एंट्री में इस्तेमाल हुआ है उसकी वजह से उसको अप्रूव किया गया। पहली एंट्री जो है जैसे 49 है सेल टैक्स की, कि सेल टैक्स जी ऑन द सेल ऑफ गुड्स लगाया जाए, इंपोर्ट पे लगाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया जाए, उन चीजों पे। अब 52 एंट्री में ये है कि इन ल्यू ऑफ दैट कैपेसिटी बेस पे या प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी या बिजनेस कैपेसिटी या और कोई बेसिस उस पर भी वो लगा सकता है, इन ल्यू भी इन प्लेस ऑफ दैट। तो लेजिस्लेटर चाहे तो लेजिस्लेटर को ये कॉम्पिटेंसी जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट ने और उसको उसने दी है कि इंस्टेड ऑफ दैट लेविंग ऑन द एक्चुअल बेसिस, वो इन बेसिस पे भी लगा सकता है। कैपेसिटी टैक्स जो है कैपेसिटी बेसिस पे भी लगा सकता है, जो नॉर्मल लॉ तो उसी से उन्होंने जब इसमें इंटरप्रिटेशन की है कि लेजिस्लेटिव एंट्री को कैसे इंटरप्रेट करना है, मिनिमम टैक्स में वहां इंटरप्रेट हुआ है, फेडरल प्रेजेंटेटिव भी उसमें उन्होंने इंटरप्रेट किया है, और उसके साथ साथ जितनी पूरी रजीम्स हैं दुनिया की वो भी इंटरप्रिटेशन की है। डीमिंग प्रोविजन का क्या स्कोप है वो भी इंटरप्रेट किया है उसमें। उसके अलावा उन्होंने लॉ जो लेटर लॉ है और पहले वाला लॉ है उनमें अगर डिफरेंसेस आ जाए कौन सा प्रीवेल करेगा, और भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन है उसको भी इंटरप्रेट किया है। किस वक्त आप वो किसी चीज को चैलेंज कर सकते हैं, उनके उस वक्त आप चैलेंज कर सकते हैं कोई चीज कन्फिस्केटरी हो,
उसको आप चैलेंज करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हो या प्रोसीजर प्रोविजन मशीनरी प्रोवाइड ना हो या इनकम्पिटेंट हो या कलरेबल लेजिस्लेशन हो, तो इस तरह की जितना हमारा टैक्सेशन ला है, अगर मेरे ख्याल ये जजमेंट तो होगी कि 50-60 पेज की, लेकिन इस उससे भी ज्यादा 100 पेज की होगी, लेकिन इसको आप पूरी को पढ़ ले एक दफा तो ये एक मदर जजमेंट है। टैक्स का कोई भी स्टूडेंट जिसने भी टैक्स की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए कम अज कम उस जजमेंट को जरूर पढ़ना चाहिए। वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है ये एक सेपरेट बात है, उसमें कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें उसमें हमारे मुल्क के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब प्रेजेंटिव को एक दफा अप्रूव कर दिया मिनिमम और प्रेजेंटिव को, तो इन्होंने हर चीज ही फिर प्रेजेंटिव में डाल दी, तो फिर वो रियल टैक्सेशन जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो फिर कम होगी, फिर इन्फ्लेशन ये इसी की प्रोडक्ट है, इसी जजमेंट की वजह से कि जब ये अप्रूव हुई तो फिर हर चीज इसमें तो 70 सेक्शन हो गए जो आपके ये वाले डिडक्शन वाले और फाइनल वाले, और ये जो ड्यूटी थी टैक्स डिपार्टमेंट की वो खत्म होके वो टैक्स पेयर पे ही डाल दी गई कि तू भी डिडक्ट कर, तू ही जमा करा, सारे काम तू ही कर, तो और हम तो बस लेने वाले हैं, तू कट के खुद ही जमा करता जा, तो अपनी ड्यूटी भी शिफ्ट कर दी, इन्फ्लेशन भी हुआ, वही फिर कास्ट का पार्ट बन जाता है, कास्ट बन के वो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे चार्ज हो जाता है, और जो मैन्युफैक्चरर या वो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर है उस पर लायबिलिटी नहीं होती, वो आगे आन बढ़ यूनिवर्सिटी मुल्क में इन्फ्लेशन भी होता है। और डायरेक्ट टैक्सेशन का जो कंसेप्ट था उसको भी उन्होंने इसकी वजह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, अल्टीमेटली बर्डन फिर अल्टीमेट जो यूजर है गरीब आदमी है उसने ये भी जो इस डायरेक्ट टैक्स को भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिए। अब मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, इसी से रिलेटेड पूछना था, तो आजकल नोशनल इनकम बहुत ज्यादा आ रही है ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी की वजह से, नोशनल लॉस को तो ये ऐड बैक कर देते थे कि जी ये एक्चुअल लॉस नहीं है तो ये ऐड करेंगे हम, वो जहाँ पे हम इनविजिबल की बात करते थे, तो नोशनल इनकम तो टैक्सेबल नहीं है, तो उसके लिए इसमें उन्होंने ये साथ टैक्स की इनकम की जरा रोशनी डाल दें, नोशनल इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। नोशनल यहाँ हमने अभी इनकम की डेफिनेशन पढ़ी है कि इनकम की डेफिनेशन में इनकम ट्रीटेड होगी इनकम एंड लॉस को भी इनकम किया गया, इसलिए लॉस और इनकम डीमिंग इनकम जो है इनकम भी ट्रीट हो सकती है और वहां से लॉस को भी लेजिस्लेटर ट्रीट कर सकता है, हम अपनी तरफ से नहीं, लेकिन जहां कहीं लेजिस्लेटर ने कहा है कि ये लॉस डीम्ड है और एडजस्ट होगा उसको कर सकते हैं, जहां कहीं लेजिस्लेटर ने नहीं कहा तो वो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जिस तरह अब एसेट्स है तो वो एसेट वाला जो उसने ट्रीट कर दिया इवन तो एसेट लॉस भी हो गया तो हम उसका जितना भी अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड जस्ट नहीं कर सकते। आपने एक एसेट खरीदा बेच दिया, उसने कहा कि सोर्सेज नहीं है, उसने सारे ऐड कर दिए, आप कहें जी वो एसेट तो था वो तो जल गया था, उसको आग लग गई थी, लॉस एडजस्ट कराएं, तो उसको इसीलिए उन्होंने डीमिंग इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रखा है, जहां ताकि कोई लॉसेज या प्लेटफॉर्म लॉसेज या डेप्रिसिएशन लॉसेज या दूसरे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए उसके लिए अलग स्कीम दी है जिस तरह, इसलिए स्कोप ऑफ डीमिंग परमिशन जो है वो लिमिटेड होते हैं और विद इन दैट आप ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें कोई फर्दर चीजें इधर से कॉरस्पॉन्डिंग आप एडलेस नहीं कर सकते अनलेस लेजिस्लेटर ने उसकी इजाजत दी हो। अगर आपको वो लॉसेज है आपके कैपिटल या डीमिंग वाले उसकी इजाजत दी है कि आप उसकी डीम्ड इनकम के अगेंस्ट डीम्ड लॉसेज सेट ऑफ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ में आपको नहीं दी गई इजाजत तो फिर आप नहीं कर सकते। इवन 6 साल के बाद जेन्युइन लॉसेज भी हो तो आप नहीं सेट ऑफ कर सकते, जेन्युइन भी नहीं करते, डेप्रिसिएशन लॉसेज फॉरएवर कर सकते। तो इस तरह लेजिस्लेटर ने एक्सप्रेसली जहां कहीं आपको दी है इजाजत, परमिशन है, सैंक्शन है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो फिर एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है कि करस्पॉन्डिंग चीज है वो ऐड की है तो ये क्यों नहीं आप अलाउ करते, उसमें इसको डिसाइड करना होता है कोर्ट ने। ये कोर्ट चाहे तो उसको कर सकता है कि ये जी आपने, और इसको कहते हैं कि ब्लोइंग हॉट एंड कूल इन द सेम ब्रीथ इज नॉट जस्टिफाइड, एक चीज आपने ऐड कर दी है दूसरी करस्पॉन्डिंग आप अलाउ नहीं करते, लेकिन हमारे लॉ में स्पेसिफिकली है कि डिविजिबल एक्सपेंस वही है जो अलाउ किए हैं,
जो नहीं है वो नहीं है, ठीक है। मेरा सवाल जरा डिफरेंट था, वो ये था कि अगर एक नोशनल लॉस हम कहते हैं कि नोशनल है, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ इट, तो फिर नोशनल इनकम को वो कैसे टैक्स कर सकती है? मैंने कहा जहाँ उसने लेजिस्लेटर ने नोशनल लेजिस्लेशन इस पूरी में कहीं पे नोशनल कवर्ड नहीं है ना। मैं ये इस जो हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इसमें लास्ट आपको देखिए, पहले तो एक डेफिनेशन है, फिर अलहदा उसके अपने अपने सेक्शंस हैं जहां पूरा स्कोप नोशनल इनकम का दिया गया है। नोशनल इनकम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जांपल नोशनल इनकम मींस, मैंने पहले डिफाइन किया, डीमिंग इनकम को हम नोशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं प्रिजम्पटिव इनकम भी एक नोशनल इनकम है। प्रेजेंटिव इनकम, डीमिंग इनकम, ट्रीटेड टू बी इनकम, लीगल फिक्शन से जिसको हम कहते हैं, जैसे नोशनल इनकम ऐसे समझ ले कि हमने रेंट पे एक घर देना है, वो है 2 लाख का, हम 1.5 लाख लेते हैं, वो तो वो तो एक एस्टिमेशन की बात है। वो इकोनॉमिक, उसको कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू। नोशनल एक ही वर्ड के डिफरेंट नाम है, उसको ट्रीटेड कह सकते हैं, लीगल फिक्शन कह सकते हैं, प्रेजेंटिव कह सकते हैं, डीमिंग कह सकते हैं, नोशनल कह सकते हैं। नोशनल से मुराद उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ये है और एक्चुअल आपने ये लिया है, जितना डिफरेंशियल है वो नोशनल है, ठीक है। इसी तरह लेजिस्लेटर ने उसको एज ए एक्चुअल इनकम नहीं है, लेकिन उसने उसकी इकोनॉमिक वैल्यू करते हुए उसको ट्रीट कर लिया है कि यही इनकम है आपकी, इवन तो आपने उसकी रिसीव की, रिकॉग्नाइज की या नहीं की, ठीक है। नोशनल, लीगल फिक्शन, डीमिंग, ट्रीटेड, प्रेजेंटिव एक ही चीज है, जो कि एक्चुअल नहीं है, आपने प्रिज्यूम की हुई है। नोशनल का मतलब यही प्रिज्यूम की हुई है, एक्चुअल नहीं है, ठीक है। एक ही डिफरेंट नाम है, नोशनल के भी आगे 10-12 और सिनोनिमस है, वो सारे एक में ही आते हैं। तो ये वाला इसमें जो बेसिक थ्योरी ऑफ मिनिमम जिसमें सारा कुछ प्रूव किया है, इसमें कनाडा, यूके, यूएसए और डिफरेंट कंट्री में उन्होंने कहा जी इसका ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि जो टैक्स है ये ब्लड फॉर द स्टेट है, जस्ट लाइक जैसे एक बॉडी के लिए ब्लड है तो ये ब्लड ऑफ द स्टेट है, तो स्टेट को इसकी जरूरत है फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट। जहां जितने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैं वो बड़े बड़े प्रॉफिट कमाती हैं और ड्यू टू एग्जम्पशन या ड्यू टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज या डेप्रिसिएशन अलाउंसेस की वजह से वो लॉसेज, अदरवाइज लॉसेज क्लेम करती हैं लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, तो इसलिए उनको चाहिए कोई थोड़ा बहुत स्मॉल लिटिल कंट्रीब्यूशन वेलफेयर ऑफ द स्टेट में कंट्रीब्यूट करे। तो इसलिए कम से कम उनको कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी जो वेलफेयर एक्टिविटीज है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, शेल्टर्स है, दूसरी चीजें जो कॉमन पोल में पैसे टैक्स के जाने और फिर इनके लिए स्मॉल घरों ने, गरीबों के लिए या जो कॉमन पर्पज के लिए स्मॉल होने, तो हर एक को चाहिए, उन लोगों को भी चाहिए जो कि इतने अलाउंसेस बेनिफिट लेते हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो इसलिए 0.5% जो पहले लगा था वो उन्होंने कहा जी ये जस्टिफाई है, दुनिया सारी में ही लगा है, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए कुछ ना कुछ, इस वजह से नहीं है कि भाई वो अलाउंसेस एग्जम्पशन उसको दे दिए तो उसने इतने कैश फ्लो तो उसके बहुत ज्यादा है, उसने इतने प्रॉफिट जो इन रियल सेंस कैश में तो कमाए हैं, लेकिन इवन तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लॉसेज है या डेप्रिसिएशन की वजह से लॉसेज है या एग्जम्पशन दे दी गई है, तो उसको जो उसकी वेल्थ है वो तो बहुत बढ़ गई है, इन टर्म ऑफ मनी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लॉसेज उसने शो किए हुए। तो इसलिए उसको चाहिए हर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को इतना, जहां वो रियल सेंस में कैश प्रॉफिट कमा रहा है तो कैश प्रॉफिट में से उसको कुछ ना कुछ मिनिमम कोई ना कोई अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो 0.5 सेल पे लगाया है तो ये जस्टिफाइड है। इस बेसिस पे ये थ्योरी उन्होंने इंडिया में भी, बाहर भी, डिफरेंट मुल्कों में इसी थ्योरी को काम करते हुए इंडिया ने अल्टरनेटिव कार, हमने तो दोनों ही लगा दिए, उन्होंने इस मिनिमम पे वर्क करते हुए पहले जो उनका कंपनीज पे लगाई थी उन्होंने, जिन कंपनी का प्रॉफिट काउंटिंग प्रॉफिट है, तो काउंटिंग प्रॉफिट है एक्चुअली टैक्स लॉसेज है, वहां काउंटिंग प्रॉफिट है, तो उन्होंने कहा उसका 17% वो दे दे कम से कम, मिनिमम टैक्स से कंपेरिजन करे कम से कम 17%। वैसे कंपनी का 35% टैक्स है तो उन्होंने कहा ये एटलीस्ट उसका वो 17%। हमने भी वो अल्टरनेटिव कारपोरेट बाद में वो भी लगा लिया और ये भी लगा लिया। तो उस थ्योरी को बारो करते हुए कोर्ट ने कहा जी मिनिमम टैक्स कम से कम कुछ ना कुछ स्टेट को देना चाहिए। ठीक है, आगे ये इसको डिटेल पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं। वो खत्म, हाँ
नहीं वही पीछे पिछला टेबल। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो सेक्शंस हैं मिनिमम के ये कौन कौन से, फिर हम इनकी रियल वर्डिंग देख लेंगे कि उसको हमने ट्रीटमेंट कैसे कैसे करनी है, क्या वो लैंग्वेज ला क्या है उसके मुताबिक देखेंगे। पहले इसमें सेक्शन है कमर्शियल इंपोर्ट वाला, तो 48 है, फिर प्रॉफिट एंड डेट वाला मिनिमम है, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट है, फिर इसके बाद पेमेंट टू इंश्योरेंस का है, पेमेंट टू सर्विसेज है, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसी तरह ब्रोकरेज कमीशन है, सीएनजी स्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, और सेल ऑफ प्रॉपर्टी है अगर विद इन ईयर आप बेचें तो उसमें भी मिनिमम है। आगे हम इंडिविजुअल एक एक को देख लेते हैं कि कहाँ क्या वर्डिंग है और उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, इसमें अगर मिनिमम टैक्स की जो वर्डिंग है 7-8 में, तो ये पहले वाले में टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी मिनिमम ऑन द इनकम ऑफ इंपोर्टर अराइजिंग फ्रॉम द इंपोर्ट सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 1। तो यहाँ जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई है इनकम अराइजिंग फ्रॉम द इंपोर्ट, तो इनकम इंपोर्ट जब हम करते हैं उस वक्त तो इनकम अराइज नहीं होती, क्योंकि उस वक्त तो हमारी परचेजेज होती हैं। तो इनकम कब अराइज होती है, जब ये इंपोर्ट को हम सेल करते हैं, तो सेल करते हैं तो उस वक्त इनकी इनकम अराइज होगी। तो जो हम सेल करेंगे, जो इस पे टैक्स डिडक्शन होगी वो उसका मिनिमम होगा। सेल से फिर इनकम अराइज होगी, क्योंकि सेल में से उसकी कॉस्ट लेस करेंगे, एक्सपेंस लेस करेंगे, फिर नेट प्रॉफिट आएगा, उसकी टैक्सेबल टोटल इनकम होगी। वो जो टैक्सेबल इनकम इंपोर्ट की इनकम में से होगी, उस पे जो टैक्स होगा उसको हम इस मिनिमम टैक्स से कंपैरिजन करेंगे, और फिर इसको हम देखेंगे कि कितना मिनिमम कम है या वो कम है, तो डिफरेंस वो एडिशन होगी। तो इससे पहले बेटा वो सेक्शन थे उसके अक्रूवल सिस्टम, और वो किधर गए, खत्म हो गए किधर थे, आगे हैं कि पहले थे? हाँ अच्छा, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसमें जाने, क्योंकि ये सेक्शन 32, 33 और 34 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका और उसका आपस में, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ये था कि इनको कैसे आपस में हम कनेक्ट करें या इसमें लिंकेज कैसे डेवलप करें, क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं या सेल है या प्रॉफिट एंड लॉस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, या बैलेंस शीट है, या दूसरे ट्रांजैक्शन है जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए ये सेक्शन 32 में ये है कि आपका जो प्रॉफिट या इनकम डिटरमिन होगी, जो आप अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करेंगे उसके मुताबिक होगी, और वो आप रेगुलरली फॉलो करेंगे। तो इसमें दो सिस्टम है, एक कैश सिस्टम है और एक है एक्रूवल सिस्टम। कैश सिस्टम में ये है कि जो आपको रेवेन्यू है वो उस वक्त रिकॉग्नाइज करेंगे जब उसकी रिलेटेड रिसीट होगी। जब आपकी जैसे सेल आपने की है, तो सेल की है तो सेल में सेल टैक्स में तो हम उसी वक्त इनवाइज करते हैं, तो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन उस सिस्टम में होगा जब उसके पैसे आएंगे। हो सकता है 3 माह बाद पैसे आए, 4 माह बाद आए, और या अदरवाइज आए या एडवांस लें, जब भी पैसे आएंगे तो उस वक्त रिसीट बेसिस पे इररिस्पेक्टिव के अप्रूव हुआ है, राइट ऑफ रिसीवेबल है नहीं है, फ्यूचर में किया है या नहीं किया, रिसीट बेसिस पे सेल रिकॉग्नाइज करेंगे, और रिसीट पेमेंट बेसिस पे सारे एक्सपेंस जो है, एसेट लायबिलिटी जो है वो भी उसी करस्पॉन्डिंग रिसीट पेमेंट में चलेंगी। अक्रूवल सिस्टम नहीं होगा। अक्रूवल सिस्टम जो है उसमें हम ड्यू बेसिस पे रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब वो ड्यू होगा, वो इररिस्पेक्टिव कि उसकी अमाउंट हमें मिली है या नहीं मिली, या एडवांस ले ली है या फ्यूचर में लेनी है, तो रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे व्हेन इट बिकम ड्यू। तो नॉर्मली अक्रूवल सिस्टम हम चलाते हैं कि जब सेल आपने सेल कर दी है, पैसे नहीं भी आए, तो उसको हम उसी वक्त रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसी तरह ड्यू बेसिस, ड्यू मीन व्हेन राइट टू रिसीवेबल एस्टैब्लिश। ये बेटा किधर चल रहा है नेक्स्ट, ये कैश सिस्टम है। पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्ज ऑन द इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश शैल ड्राइव इनकम व्हेन इट इज रिसीव्ड एंड शैल इनकर एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज पेड। इनकम किस वक्त रिकॉग्नाइज करेंगे, जब हमने पैसे लिए। एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब हमने पेमेंट की। अगर पेमेंट नहीं की तो उसको हम ये मेथड अगर आपने अडॉप्ट किया हुआ है रिसीट पेमेंट वाला, तो इसमें रिसीट पेमेंट बेसिस पे ही रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज होंगे। अगर ये हम अडॉप्ट करते हैं तो ये बिल्कुल मैच करता है डिडक्शन के साथ,
क्योंकि डिडक्शन भी हमारी रिसीट पेमेंट है, कलेक्शन या पेमेंट बेसिस पे होती है, फिर तो किसी एडजस्टमेंट की या जरूरत ही नहीं, और सिस्टम में भी कोई फॉल्ट नहीं हो सकता। जो हमने उधर रिकॉग्नाइज करनी है एट्रीब्यूटेबल इनकम, वो वही होगी, उससे लिंकेज होगी, उसका आपस में कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हमने सेल भी उसी वक्त रिकॉग्नाइज की है, डिडक्शन भी उसी वक्त हुई है, पेमेंट भी उसी वक्त हुई है, एक्सपेंडिचर डिडक्शन जो होती है वो भी उसी वक्त हुई है, टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए फिर इसका मिसमैचिंग नहीं होती, इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है अगर ये सिस्टम हो, क्योंकि हमारा सिस्टम ये नहीं होता, हमारा अक्रूवल दूसरे वाला है और डिडक्शन हमारी जो है या कलेक्शन जो है रिसीट बेसिस पे है, तो उसमें फिर दोनों में मिसमैच आएगा। उसको फिर आगे हमने एड्रेस करना है कि उसको हम कैसे देखेंगे। अक्रूवल में है अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अक्रूवल बेसिस शैल ड्राइव इनकम व्हेन इट इज ड्यू टू ए पर्सन। जब ड्यू हो जाएगा तो उस वक्त इनकम रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी, रेवेन्यू होगा। एंड इनकर एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज पेएबल बाय द पर्सन। एक्सपेंडिचर कब होंगे, जैसे बिल आ गया तो पेएबल हो गया, इवन दो आपने 2 महीनों का नहीं दिया तो आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है कि ड्यू कब होगा और पेएबल कब होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला किधर गया बेटा, वापस। Subject to the ordinance, an amount shall be due to a person when person become entitled to receive it, even if the time of discharge of entitlement is postponed or amount is payable by installment। कि ड्यू कब होगी, जब एंटाइटल्ड टू रिसीव है, और पेमेंट बेशक इंस्टॉलमेंट में आप करें या अदरवाइज आपको रिसीव हो, इंस्टॉलमेंट में हो या पोस्टपोन हो जाए, आगे कहीं रिसीव हो। क्रेडिट जैसे होता है कि 5 साल का आपने क्रेडिट दे दिया, 2 साल का, 6 महीने का, तो रिसीविंग बेशक सब्सिक्वेंट हो, लेकिन आप रिकॉग्नाइज पहले कर लेंगे जब आप इंटाइटल्ड टू रिसीव होंगे। इस तरह एक्सपेंडिचर का नेक्स्ट पीछे बेटा, पीछे पीछे गायब कर दिया, 1 मिनट, इससे अगला पेज नहीं, पीछे है। हाँ जी, ये तो कोई और ही चला गया, आगे दे बस इधर दे। चल उसका है कि जब सर्टेन एक्सपेंडिचर की सर्टेनिटी हो जाए, जब आप आपका लाइबिलिटी टू पे राइज हो जाए और एक्सपेंडिचर सर्टन हो जाए, तो उस वक्त आपने उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। नेक्स्ट है जी, पीछे पीछे चले, अगला बेटा वो आगे पीछे हो गए हैं, सिस्टम के बाद कहाँ चले गए। हाँ, सेक्शन वो खत्म हो गए, वहां कहाँ थे, उससे आगे ये जजमेंटें कहाँ थी, बस इधर ही है। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन क्लॉजेस, ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड हमने आगे इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये 3-4 जजमेंट है। ये एक है 2017 PLD 99 की अल टेक्निक की, इसमें डिफाइन वर्ड, इसको इंटरप्रेट फिर करते हैं, आगे अगली भी देख लें। ये है PTV वाली 2000, ये साइटेशन कोई गलत है, इसको सर्च आगे देखेंगे, आगे देख वर्ड वाली देखनी थी। ये 2017 की एक PTV की 2 जजमेंट है, एक 2017 की है, एक 2019 की है। 2019 में अगर जिस तरह मैंने पहले एक आपको जजमेंट कही है लाइव वाली, तो 2019 वाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई 10 डिफरेंट प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ फिस्कल स्टैट्यूट। तो उसमें से मेन तो यही है कि लेटर ऑफ वो लॉ शुड बी लुक्ड इनटू, कि लॉ के जो लेटर है उसके मुताबिक आपने अगर कोई बंदा फॉल करता है विद इन चार्जिंग सेक्शन तो उस पर लगना है, वट एवर हार्डशिप में भी। अगर वो उसमें फॉल नहीं करता तो असेंस ऑफ लॉ नहीं देखनी, इंटेंट नहीं देखनी, कोई प्रिजम्पशन अजम्पशन नहीं है लॉ में, इन्फ्रेंस भी नहीं है, क्लियर लेटर ऑफ लॉ में फॉल करता है तो टैक्स लगना है। कोई डाउट हो, एम्बिग्युइटी हो, इनकंसिस्टेंसी हो तो इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर होगी। तो ये बेसिक 3 प्रिंसिपल्स हैं। कोई चीज इंपोर्ट नहीं की जा सकती, और कोई चीज इसी तरह जो इंक्लूडेड है वो एक्सक्लूड नहीं की जा सकती, जो इंक्लूडेड नहीं हो उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिक प्रिंसिपल जो है उसमें ले डाउन हुए हैं रिगार्डिंग चार्जिंग सेक्शन 2019 वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जजमेंटें जो है वो विद रिगार्ड टू वर्ड है, डेफिनेशन क्लास के मतलब। पहले तो ये है कि कोई अगर वर्ड जो डेफिनेशन क्लास है उसमें डिफाइंड है तो इट मीन्स वो मिनी डिक्शनरी है ऑफ द स्टैच्यू, तो उसके अगर वर्ड डिफाइन है तो हो लॉ में जहां कहीं भी वो वर्ड यूज होगा तो वो ही उसके मीनिंग अडॉप्ट किए जाएंगे।
और दूसरा रूल उसका ये है कि जहां कहीं वो वर्ड यूज हुआ है और वहां कोई और मीनिंग अडॉप्ट हो गए तो फिर वो प्रीवेल करेंगे। ये डायरेक्ट ही है क्योंकि इससे सबसे पहले लिखा होता है। अगर डेफिनेशन क्लॉज को सबसे पहले देखें तो उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू या अदरवाइज कंट्ररी टू, सब्जेक्ट या अदरवाइज कंटेस्ट। अगर कंटेस्ट में कोई और मीनिंग है तो अप्लाई होंगे, फिर इससे डिपार्चर होगा। तो इसलिए ये जो डेफिनेशन क्लॉज होती है ये मैंडेटरी नहीं होती, ये आपकी डायरेक्टरी नेचर होती है। अगर लेजिस्लेटर ने किसी और सेक्शन में कोई वर्ड डिफाइन है तो उसका स्पोक उस सेक्शन तक होता है, वो सारे लॉ पे अप्लाई नहीं, ये सारे लॉ पे अप्लाई होती है। अगर आगे कोई कंटेस्ट या सब्जेक्ट उससे वेरी करता है डेफिनेशन में, वर्ड को किसी और चीज से डिफाइन करता है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं। अदरवाइज जनरल रूल में ये सारे लॉ में जहां कहीं भी इस्तेमाल वो वर्ड होगा जो डिफाइन है वही मीनिंग लिए जाएंगे। लेकिन आगे सब्जेक्ट में कंटेक्स्ट में कोई और मीनिंग है जो इससे वेरी करते हैं तो फिर वो अडॉप्ट किए जाएंगे। इसी तरह वहां कोई वर्ड डिफाइन है यहां नहीं है तो वहां जो मीनिंग होंगे उसका भी लिमिटेड होगा टू दैट सेक्शन, क्योंकि वो उस सेक्शन के लिए वो वर्ड डिफाइन किया गया है, सारे लॉ के लिए नहीं किया गया। इसी तरह कोई वर्ड डिफाइंड ही नहीं है फिर उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसके क्या से मीनिंग लेंगे। उसके लिए फिर हम उसके ऑर्डिनरी और नेचुरल और कमर्शियल मीनिंग लेंगे। ऑर्डिनरी से मेरा उसके जर्नल मीनिंग जो होते हैं, और नेचुरल मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग आप लेंगे। अब डिक्शनरी में भी एक ही वर्ड के 10 मीनिंग हो सकते हैं, तो फिर हम देखेंगे हम किस फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे हमारा बिजनेस फील्ड है, इकोनॉमिक फील्ड है, तो उसमें जो उसके मीनिंग यूजुअल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं वो मीनिंग लेंगे। जैसे कैपिटल है, हम बिजनेस में कैपिटल किसको कहते हैं? एक पार्टनरशिप ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, वो उसको हम कहेंगे, या इक्विटी तो उसको कहेंगे। लेकिन अदरवाइज किसी से पूछे यार कैपिटल कौन है, वो कहेंगे पाकिस्तान का कैपिटल तो इस्लामाबाद है। तो अब मीनिंग वर्ड वही है, कैपिटल से मेरा बड़ी चीज है, बड़ा है, छोटा नहीं है। कैपिटल रेवेन्यू या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहां हमारी फिलॉसफी में टैक्सिंग लैंग्वेज में या इकोनॉमिक बिजनेस फाइनेंशियल लैंग्वेज में कैपिटल कंट्रीब्यूशन हम कहेंगे बड़ी अमाउंट जो हमने विदड्रॉ इमीडिएटली नहीं करनी, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसको हम कैपिटल कहेंगे। तो इसीलिए उसको वर्ड को हमने जब भी डिफाइन करना है या डायरेक्टली मीनिंग पहले तो लेजिस्लेटर की मीनिंग है वो लेने, वो नहीं है तो फिर डायरेक्टली में आएंगे। या जुडिशियल डेफिनेशन भी एक होती है, अगर ऑलरेडी वो वर्ड कहीं इंटरप्रेटेड हो गया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल तक वो चला गया है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर उस मीनिंग को जहां कहीं भी लेजिस्लेटर इस्तेमाल करेगा, लेजिस्लेचर में पहले लॉ में दूसरे तीसरे कहीं भी, तो उसी वर्ड का वही मीनिंग लिए जाएंगे जो ऑलरेडी कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिए। तो इनको सामने रखते हुए अब हम जो है अपने वाला एरिया देखेंगे कि ये बेसिक रूल्स हैं। इन रूल को सामने रखते हुए हम आज अपना देखेंगे कि अब मिनिमम में टैक्सेशन में जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उनके मुताबिक हमने जो अक्रूवल कैश सिस्टम को सामने रखते हुए ये डेफिनेशन है और रूल जो आप इंटरप्रिटेशन है वर्ड के, क्लासेस के, चार्जिंग सेक्शन के, तो इनको सामने रखते हुए हम देखते हैं कि अब हमने इनको कैसे उन पे अप्लाई करना है, तो उसके मुताबिक क्या होगा। नेक्स्ट बेटा, एक वर्ड ये अपॉर्चुनिमेंट वाले भी हैं कि अपॉर्चुनिमेंट का 67 सेक्शन है, सेक्शन 13 है कि कोई चीजें अगर हमारी डिफरेंट है, जैसे कोई एक्सपोर्ट इनकम है या आपकी मिनिमम वाली टैक्स है या कोई एग्जाम्प्ट है या दूसरी है, तो जितनी हमारी सेल्स है और साथ ही कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डिफरेंट हेड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उनको हमने फिर हर एक में से हर एक का अपना अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो वो सारे उसकी सेल भी अपॉर्चुनिमेंट होगी, उसी तरह अपनी अपनी रेशियो चलेगी, और एक्सपेंडिचर को भी हम अपोर्शन करेंगे, कास्ट को भी अपोर्शन करेंगे, और प्रॉफिट जो टैक्सेबल या बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स जो आएगा उसको भी उसी रेशियो से अपोर्शन करके हर एक का अपना अपना, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटेबल भी। उस टोटल ये है, टोटल में से सपोज एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट टोटल में से इतनी है, एक्सपोर्ट के रिलेटेड या एट्रीब्यूटेड एक्सपेंस क्या है, उसकी एट्रीब्यूटेड कास्ट क्या है, उसका एट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, उसका एट्रीब्यूटेड टैक्स क्या है, उसके रिलेशन से जब हम पूरी कंप्यूटेशन करते हैं तो वो एक्सपोर्ट रिलेटेड, जब सेल आई है एक्सपोर्ट रिलेटेड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, एक्सपोर्ट रिलेटेड जीपी आ जाएगा, एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंस आ जाएंगे, एक्सपोर्ट रिलेटेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा, एडजस्टमेंटें करेंगे, उसके बाद टैक्सेबल इनकम आएगी तो एक्सपोर्ट रिलेटेड टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, फिर टोटल पे टैक्स होगा, उसका रिलेटेड जो टैक्स होगा उसको एट्रीब्यूटेड
हम टैक्स कह देंगे। तो इसलिए हर पोर्शन का इस तरह हम सर्विसेज रेंडर करते हैं तो सर्विसेज में आगे कैटेगरी है 3-4। एक सर्विसेज है जो कि नॉन प्रेस्क्राइब को दी तो वो वाली नॉर्मल टैक्स में होगी, वो मिनिमम में नहीं होगी। इस तरह कुछ हमने दी तो प्रेस्क्राइब को ही है लेकिन बिलो लिमिट है या उसमें टैक्स नहीं लगता, वो भी नॉर्मल में जाएंगी। और जिन पे टैक्स लगता है और उसने डिडक्शन की है तो वो फिर उसमें जाएगी, वो मिनिमम वाले में जाएगी। उसका फिर हर एक आप देखें प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करना होगा। जो हमारी नॉर्मल वाली है उसका मिनिमम से तल्लक नहीं है, जो बिलो वाली है मिनिमम का उससे कोई तल्लक नहीं। जिस पे टैक्स डिडक्ट होना है और डिडक्ट हुआ है वो वाली का मिनिमम से तल्लक है। उसका एट्रीब्यूटेड उसकी सेल कितनी है, उसकी कास्ट कितनी है, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, उसका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है और उसका टैक्स अमाउंट कितनी है, वो एट्रीब्यूटेड है सारी। तो सारी पूरी रेंज को हम उसका एट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एट्रीब्यूटेड इनकम भी कैलकुलेट, टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट करेंगे और उसका फिर एट्रीब्यूटेबल टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको मिनिमम से कंपैरिजन करेंगे और फिर जो डिफरेंशियल होगा वो फिर अगर आपका मिनिमम ज्यादा है तो डिफरेंशियल को ऐड कर लेंगे। तो ये हर साल है कि मैं प्रोसीजर इसी तरह हम अडॉप्ट करेंगे आगे, प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन भी है। ये अपॉर्चनमेंट में 2 बेसिक रूल हैं, तो बाकी तो रूल इसमें बहुत से होंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक होता है इसी तरह डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड एक्सपेंडिचर या कास्ट। अगर हमने एक्सपोर्ट की है तो एक्सपोर्ट के लिए डायरेक्टली कोई मटेरियल खरीदा है जो कि लोकल के लिए नहीं है, स्पेशलाइज कोई मटेरियल खरीदा है तो ये वाला डायरेक्ट उससे ही एट्रीब्यूटेड होगा, वो दूसरों में अपॉर्चनमेंट नहीं करनी है उसकी। तो उसको किस में अपॉर्चन करेंगे, सारा का सारा डायरेक्ट एट्रीब्यूटेड मटेरियल एक्सपोर्ट के ही नीचे रखेंगे। सर्विसेज के लिए कोई स्पेशल सर्विसेज हमने किसी से लिए हैं उस सर्विस रेंडर करने के लिए तो वो गुड्स के अंगेंस्ट नहीं हम सेटअप कर सकते, उसको सर्विसेज के अंगेंस्ट ही रखेंगे। जो एक्सपेंडिचर या कास्ट डायरेक्टली किसी से रिलेटेड है तो वो उसी के, सपोज ये कमरा है इसमें यहाँ एक्सपोर्ट का काम होता है उसमें जनरल काम होता है, तो जिसमें एक्सपोर्ट का काम होता है उसका रेंट जो एक्सपोर्ट के नीचे रखेंगे और जो कॉमन हो रहा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करें। जो अपॉर्चनमेंट करनी है किस चीज की करनी है, जो कॉमन एक्सपेंडिचर है, जो जॉइंट एक्सपेंडिचर है, जो 4, 5, 10, 12 एक्टिविटी के लिए कॉमन इनकर होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं। जो कॉमन है उसकी अपॉर्चनमेंट होती है, जो किसी चीज से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है वो उसके ऐसी सेटअप होता है, उसके लिए अपॉर्चनमेंट नहीं होती। तो बेसिकली जॉइंट और कॉमन को आप सामने नजर रखें और फिर उसके बाद जॉइंट कॉमन को अपोर्शन करना है। अपोर्शन के लिए फिर रीजनेबल बेसिस अडॉप्ट कर रही है कि डिफरेंट एक्टिविटी है उसकी आप यूनिट बेस हो सकते हैं, सेल बेस हो सकते हैं, एरिया बेस हो सकते हैं, डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं। तो जो बेस्ट रीजनेबल बेसिस हो उसको अडॉप्ट करके, जो बेस्ट आपके लिए पॉसिबल है वो उसको अडॉप्ट करके आप अपोर्शन कर सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हर एक का रिलेटेड टैक्सेबल इनकम, रिलेटेड प्रॉफिट वो कैलकुलेट कर। रिलेटेड प्रॉफिट या डायरेक्ट रिलेटेड टैक्स जो है उसको हम एट्रीब्यूटेड कहते हैं कि इसके साथ इसका लिंक है, तल्लक है, वो उसका एट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर? आगे चले, आगे वो पहले वर्डिंग में आए फिर आप इस पे फॉर्मेट पे चले। 148 पे पीछे इस यहां थे हम, तो यहां है इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंपोर्ट, मिनिमम टैक्स ऑन द इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंपोर्ट। अब इंपोर्ट की हम देखेंगे सेल कितनी है, तो सेल से अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल में इंपोर्ट से हमें कितनी इनकम अराइज हुई है, वो हम एट्रीब्यूटेड उसका टोटल में पहले हम देखेंगे कि टोटल में रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे बेस्ट, क्योंकि ये इंपोर्ट जो है ये इसका तल्लक, ये यहाँ डिडक्शन तो टोटल पे हो जाएगी लेकिन क्योंकि इसकी इनकम अक्रू होगी, जरूरी नहीं कि इस साल से हो, सेल आधी इस साल हो गई या इस साल हुई नहीं, सारी की सारी अगले साल हुई। तो पहले ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंपोर्ट हमने इस साल ली और इस साल सेल ही नहीं हुई, तो सारी की सारी सेल जो है जून में हमने इंपोर्ट की तो सारी की सारी सेल जो है अगले साल चलेगी या अगले साल चलेगी। तो इस साल हमें क्योंकि डिडक्शन तो उसमें सारी पे हो गई है तो डिडक्शन वो मिनिमम भी है। अब मिनिमम आगे डेफर भी नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम में उन्होंने कहा अगर जीरो डालेंगे तो सारा का सारा देना पड़ेगा क्योंकि इनकम तो इस तरह करूँ नहीं, क्योंकि उसकी सारी की साल तक अगले साल है तो एट्रीब्यूटेबल इनकम देखेंगे तो है ही कोई नहीं, तो उन्होंने कहा सारा का सारा ही टैक्स दें, जितना मिनिमम है इसी साल ही दें, तो आगे डेफरमेंट का तो इसमें कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि ये इंपोर्ट जो है ये एक इवेंट है, उस इवेंट पे मिनिमम हो गया तो आपकी सेल सारी आगे होगी तो एट्रीब्यूटेड इनकम क्या लिखे, जीरो,
हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका प्रॉफिट ही नहीं है। कैलकुलेशन भी उधर करें तो कैलकुलेशन में तो प्रॉफिट है ही नहीं है, क्योंकि वो सेल में तो शामिल ही नहीं इंपोर्ट, वो तो सर्विसेज या गुड्स या और है या पिछली है, तो इसलिए है ही नहीं है, तो एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो सारा का सारा मिनिमम बन जाएगा। तो इसको टैकल करने के लिए टाइमिंग डिफरेंस की वजह से तो डिपार्टमेंट वालों ने आपको थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया। उन्हें बेनिफिट क्या दे दिया कि आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट वैसे ही टोटल सेल पे है, जो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट है, टैक्सेबल प्रॉफिट जो आपका है, टोटल जो नॉर्मल आपकी इनकम और नॉर्मल सेल और नॉर्मल सेल पे जो प्रॉफिट है उसकी रेशियो और जो इंपोर्ट है इसकी रेशियो को कंपैरिजन कर लें। जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी सेल है फॉर द ईयर, जो आप नॉर्मल समझते हैं, वो गुड्स की है या दूसरी है, जितनी भी जो नॉर्मल में आपके लेके आए उसका अल्टीमेटली एक्टिव टोटल प्रॉफिट है, सपोज वो 50 लाख है तो नीचे 1 लाख प्रॉफिट है, 1 लाख पे फिर आपका टैक्स है जो वो 10,000 है। तो अब पहले आप देखेंगे कि टोटल में जो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट है आपकी नॉर्मल सेल का कितने % है। वो सपोज आपका 20% निकला है, तो आप जितनी आपकी इंपोर्ट है जो आपने जिस पे टैक्स हुआ है उसका 20% कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आपकी एट्रीब्यूटेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है, टैक्स की भी रेशियो देख लें कि टोटल आपकी जो आपने सेल नॉर्मल सेल की जो आपने नॉर्मल टैक्स किया है वो कैलकुलेट करें कितना है, वो 2% निकलता है एवरेज रेट। तो जो आपकी इंपोर्ट है उसका भी 2% कैलकुलेट करें तो वो एट्रीब्यूटेबल इनकम पे टैक्स होगा। तो जो टैक्स आपने एट्रीब्यूटेबल के कैलकुलेट किया है उसको मिनिमम से कंपैरिजन कर लें। मिनिमम से कंपैरिजन करके मिनिमम अगर उससे ज्यादा है तो उतना उसमें डिफरेंशियल कैलकुलेट करके वो आपने टैक्स में ऐड करना है। तो यही प्रोसीजर सारा, क्योंकि ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस जो है, क्योंकि वो अक्रूवल में तो अगले साल रिवाइज हो रहा है तो आपको इधर ही मिनिमम देना है, तो उन्होंने टाइमिंग डिफरेंस है, अदरवाइज अल्टीमेटली उसके मुताबिक ही वो चलेगा। तो इसमें आपने जो एट्रीब्यूटेबल इनकम है तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम को डिवाइड करें बाय द सेल, और जो नॉर्मल टैक्स आपने कैलकुलेट किया है उसको भी सेल से डिवाइड कर लें तो आपके पास एक रेशियो निकल आएगी। सपोज आपके पास नेट टैक्सेबल प्रॉफिट की 20 है, तो जितनी आपकी इंपोर्ट है या आपकी सर्विसेज है जिन पे टैक्स डिडक्ट हुआ है या आपकी गुड्स है जिन पे टैक्स डिडक्ट हुआ है या इसी तरह आपका एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस पर हुआ है, तो उसका वो 20% लगाए, वो रेट लगाए तो आपकी एट्रीब्यूटेबल इनकम निकल आएगी। जो आपका रेट ऑफ एवरेज टैक्स है ऑन द सेल जो टोटल पे आपकी नॉर्मल पे है, वो अगर उन अमाउंटों पे लगाएंगे तो वो आपका टैक्स ऑन द एट्रीब्यूटेबल निकल आएगा। तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जो आपका मिनिमम टैक्स एट इंपोर्ट स्टेज या एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है सर्विसेज की है या कलेक्शन है, उस मिनिमम के साथ इनको जो टैक्स ऑन एट्रीब्यूटेड है उसको कंपैरिजन करें। जहां मिनिमम ज्यादा है उतना डिफरेंस कैलकुलेट कर लें, जो नॉर्मल आपने कैलकुलेट किया उनमें ये डिफरेंसेस ऐड कर लें, तो ये आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। और इस टैक्स लायबिलिटी में से जो आपके डिडक्शन हुए मिनिमम भी और दूसरे भी वो लेस कर, वो ज्यादा होंगे तो रिफंडेबल बन जाएगा, कम होंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। आगे प्रॉपर हम इसकी एग्जांपल और फार्मूले भी देख लेते हैं। ये वाला इसको एक एक करके देख लेते हैं। पहला तो ये है मिनिमम, पीछे वाले में फर्स्ट में था कि मिनिमम ऑन द अराइजिंग इनकम अराइजिंग फ्रॉम द इंपोर्ट। अब इनकम अराइज होगी सेम ईयर में भी सारी बिक जाए तो सेम ईयर में राइज हो सकती है, पार्शली हो तो आधी इस साल आधी अगले साल, तो 3 सालों में हो सकती है। लेकिन उन्होंने आपको बेनिफिट पहले साल ही सारा दे दिया टैक्स। उन्होंने जो आपको बेनिफिट है टोटल का टोटल, उन्होंने कहा टोटल फार्मूला लगा के टोटल एट्रीब्यूटेड इनकम और सारी जिस साल ही आपने इंपोर्ट की है उसी साल ही सारा बेनिफिट ले ले, उसी साल ही डिफरेंशियल आपका इवन दो प्रॉफिट नहीं भी रिकॉग्नाइज किया तो मिनिमम में से उतना कम कर ले और उस रेशियो से आप बेनिफिट ले लें। अगला इसमें नेक्स्ट है टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाय पर्सन ऑन दिस मिनिमम टैक्स फॉर ए टैक्स ईयर ऑन द इंपोर्ट। यहां भी क्योंकि फॉर ए टैक्स ईयर वर्डिंग का डिफरेंट है, ऑन द इंपोर्ट है, तो अब इसको भी उसी तरीके से ही हम कर सकते हैं, लेकिन फॉर द ईयर करें अगर इस लैंग्वेज को लें तो ये भी हमें नुकसान दे, फिर ये मिनिमम इसी साल का ही सारा होगा, इसकी कंपैरिजन ही कोई नहीं होने कंपैरिजन करें ना ऑन द इंपोर्ट इनकम अराइजिंग फ्रॉम द इंपोर्ट से तल्लक ही कोई नहीं, तो एट्रीब्यूटेड के साथ रिलेशन ही नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने एफबीआर ने इन वर्डिंग को सेम ही ट्रीट किया है और उसको भी आपकी एट्रीब्यूटेबल इनकम और एट्रीब्यूटेड टैक्स के साथ कंपैरिजन करके इसका भी आपको उन्होंने बेनिफिट दिया हुआ। ये पिछले वाले में ये नेक्स्ट वाले में
शेल ये शिप ब्रेकर के लिए उन्होंने कहा ये उनका वहाँ शिप ब्रेकर की अपनी इनकम होगी, उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली, क्योंकि उसमें फेडरल चार्ज या दूसरी इनकम थी, उन्होंने कहा उसके लिए कम अज कम उसको ये देना होगा। जब उसकी इनकम कैलकुलेशन होगी ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि उसकी जो भी नॉर्मल टैक्सेशन लायबिलिटी है उसको किसके साथ कंपेरिजन करना है, सेपरेट ब्लॉक या अदरवाइज शिप ब्रेकर के लिए सेपरेट है, उन्होंने कम अज कम उसने ये मिनिमम टैक्स देना है। उसका नॉर्मल टैक्स जो होगा इस मिनिमम से कंपेरिजन होगा, और डिफरेंशियल अगर मिनिमम टैक्स ज्यादा होगा, ये मिनिमम ज्यादा होगा, एक्चुअल उसका टैक्स कम होगा, तो डिफरेंशियल उसने नॉर्मल के साथ वो डिफरेंशियल और देना होगा। क्लियर? ये टैक्स ऑन द टैक्स प्रॉफिट अराइजिंग टू द टैक्स पेयर। अब प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्सेशन जो है वो डिफरेंट है, उसका सेक्शन 7B है, उसके मुताबिक 15% उसका सेपरेट ब्लॉक नॉर्मल टैक्स है। तो ये वाला जो है डिडक्शन जो है ये मिनिमम है। अब मिनिमम को वो 15 वाला ज्यादा होगा, जितना डिफरेंशियल होगा वो आपको देना पड़ेगा, कम से कम इतना टैक्स है। तो इसलिए इसको वो फार्मूला, उसकी एट्रीब्यूटेबल इनकम क्या होगी, जो इनकम प्रॉफिट ऑन डेट इटसेल्फ है, जो नॉर्मल में हम कैलकुलेट कर दे, इसमें वो फार्मूले नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट इटसेल्फ हमें इनकम का पता है, और उसके नॉर्मल टैक्स का भी 15% या उसका रेट है वो अलग है, नॉर्मल वाला रेट भी और नॉर्मल वाली इनकम भी है। तो ये वो वाली एट्रीब्यूटेबल इनकम इसकी क्या होगी, जो प्रॉफिट ऑन डेट नॉर्मल में हमारी है। एट्रीब्यूटेबल टैक्स क्या होगा, जो नॉर्मल 15% में 7B में कैलकुलेट होता है। कंपैरिजन किस में करना है, जो डिडक्शन हुआ है वो डिडक्शन के रेट अलग है, वो 10 है या डिफरेंट है, तो उससे हम कंपैरिजन करेंगे। मिनिमम 10 वाले लोअर वाले हैं तो वो वाला ज्यादा ही होगा, तो इसमें यूजुअली कोई अमाउंट आएगी नहीं। क्लियर? क्योंकि वो 15% रेट है, यहाँ डिडक्शन के 10% रेट है, मिनिमम 10 है वो 15 है, तो इसलिए वो नॉर्मल वाला ही ज्यादा होगा, तो डिफरेंशियल आएगा नहीं। ये नॉन रेजिडेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट से जितनी रिसीट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वाली टोटल में एडेड है, तो वही वाला फार्मूला जो मैंने पहले एट्रीब्यूटेबल वाला कहा है वही हम लगाएंगे, तो उसके मुताबिक ही करूँ। नेक्स्ट बेटा, ये इनकम ऑफ ए पर्सन शैल बी मिनिमम, ये मिनिमम टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वाले कौन से ट्रांजैक्शन है, वो पहले मैंने कहा कि सर्विसेज के 3-4 किस्म के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। एक वो है जो आप सर्विसेज रेंडर करते हैं टू द नॉन प्रेस्क्राइब पर्सन, वो उस पर डिडक्शन होनी नहीं है, तो वो नॉर्मल का पार्ट है। एक वो बिलो लिमिट वाले, एक एग्जेम्प्ट वाले, उसमें भी नहीं। जिस पे टैक्स डिडक्शन होनी है, वो जो जिसपे डिडक्शन की है उन्होंने, जो प्रेस्क्राइब पर्सन को है वो उनको लेंगे, वो अमाउंट कौन सी है वो लेंगे, और उस पर टैक्स का रेट भी 10% डिफरेंट है, तो वो मिनिमम टैक्स होगा। और उसके रिलेटेड उसकी एट्रीब्यूटेबल इनकम हम देखेंगे, वो उसी तरह कि टोटल आपकी जो सेल्स है, नेट प्रॉफिट कितना है सारों पे, और रेशियो क्या है, और इसकी जितनी हमने ये ट्रांजैक्शन की जिसमें डिडक्शन हुई उसका रिलेटेड प्रॉफिट क्या है, वो रिलेटेड प्रॉफिट मीन एट्रीब्यूटेबल इनकम है। और रेशियो ऑफ टैक्स टू सेल भी देख लेंगे क्या है, वो उस पर लगाएंगे तो वो आपका या सेल पे लगाएंगे या इसकी जो ट्रांजैक्शन पे लगाएंगे उसका एट्रीब्यूटेड टैक्स आ जाएगा। एट्रीब्यूटेड टैक्स और मिनिमम टैक्स को कंपैरिजन करेंगे, मिनिमम जितना ज्यादा होगा वो एडिशन के लिए डिफरेंशियल ऐड करेंगे और नॉर्मल में ऐड करके कैलकुलेशन कर लेंगे टैक्स। एट्रीब्यूट को एक दफा डिफाइन कर दें। एट्रीब्यूट इनकम मींस इनकम रिलेटेड टू दैट हेड ऑफ इनकम। जैसे ट्रांजैक्शन है, अब हमें सर्विसेज है, तो इसकी एट्रीब्यूटेड इनकम होगी इनकम या टैक्स रिलेटिंग टू सर्विसेज इनकम ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड। जो वो ट्रांजैक्शन है या नेचर ऑफ इनकम है उसके रिलेटेड इनकम कौन सी है उसको कहेंगे हम एट्रीब्यूटेड। जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल इनकम तो सारों की इकट्ठी होगी ना, जैसे गुड्स की भी, सर्विसेज की भी, एग्जीक्यूशन की, प्रॉफिट ऑन डेट की भी, और दूसरी इंपोर्ट की भी, दूसरे हेड एक्सपोर्ट की भी, सारों की डिफरेंट इनकम्स होगी और सारों की टोटल इनकम होगी। टोटल में हम टैक्स करेंगे, फाइनल वाली एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी सारी नॉर्मल सेल्स होगी और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी होगी और नॉर्मली उनकी इनकम होगी या प्रॉफिट होगा, तो वो सारों का इकट्ठा क्यूमुलेटेड है। अब क्यूमुलेटेड में से हमने देखना है कि सर्विस का रिलेटेड प्रॉफिट क्या है। सर्विस के रिलेटेड प्रॉफिट को जो कैलकुलेट करेंगे उसको कहते हैं एट्रीब्यूटेबल इनकम। सर्विसेज का रिलेटेड टैक्स नॉर्मल में से कैलकुलेट करेंगे तो उसको कहते हैं टैक्स ऑन द एट्रीब्यूटेबल इनकम। क्लियर? इसी तरह हर हेड का एट्रीब्यूटेड से मुराद रिलेटेड टू दैट हेड है। जैसे सर्विसेज रिलेटेड कितना इनकम है,
एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कितनी इनकम है, सेल ऑफ गुड्स जिस पे टैक्स डायरेक्ट है उसकी रिलेटेड इनकम क्या है, इसी तरह एक्सपोर्ट रिलेटेड इनकम क्या है, इसी तरह प्रॉफिट ऑन डॉट जो है उस टोटल में उसकी रिलेटेड इनकम क्या है, इसी तरह जो ब्रोकरेज है उसके रिलेटेड जो इनकम कितनी बनती है, नॉर्मल टैक्स क्या है और मिनिमम वाला जो मिनिमम हमने शो की उसकी रिलेटेड कितनी बनती है। तो वो एट्रीब्यूटेड इनकम जो है वो एक्चुअल इनकम नहीं है, उसका पार्ट टोटल का पार्ट है, पार्ट रिलेटिंग टू अमाउंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड, उसका रिलेटेड इनकम कितनी बनती है। अगर हम कहें ऐसे कर लेंगे फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला है कि अगर 100 रुपए टोटल सेल है तो उस पे हमने 10 रुपए प्रॉफिट कमाया है, अब टोटल सेल में एक चीज 50 की है तो उसका रिलेटेड उस 20 रुपए जो प्रॉफिट है उसमें कितना हुआ, हम कहेंगे सीधा है इसका आधा है, वो भी आधा है तो आधा इसका है आधा किसी और का। तो हर एक इसी तरह 10 रुपए पे प्रॉफिट पे टैक्स है 5 रुपए तो वही 2.5 रुपए उसका है 2.5 किसी और का है। इसी तरह उस टोटल में उसकी रेशो क्या है, प्रॉफिट में रेशो क्या है और टैक्स में रेशो क्या है। जो प्रॉफिट में या इनकम रेशो है वो उसको कहते हैं हम एट्रीब्यूटेबल इनकम, जो टैक्स में उसकी रेशो है वो कहेंगे हम एट्रीब्यूटेड टैक्स। एट्रीब्यूटेड इनकम मींस टोटल नॉर्मल में उस हेड का रेशो क्या है, क्या कितनी अमाउंट इसकी है। एट्रीब्यूटेड मीन रिलेटिंग टू दैट हेड। अब जैसे सर्विसेज का उस टोटल टैक्सेबल इनकम में इसका कितना पोर्शन है, टोटल सेल में एट्रीब्यूटेड सेल कहेंगे तो टोटल सेल में इसकी कितनी सेल है। इसी तरह एट्रीब्यूटेड एक्सपेंस कहेंगे तो इसका रिलेटेड टोटल एक्सपेंस में क्या है। एट्रीब्यूटेड कॉस्ट कहेंगे कोई इसकी रिलेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ सेल में कितना पोर्शन है। हम कहेंगे एट्रीब्यूटेड एडमिन एक्सपेंसेस कितने, तो हम कहेंगे भी इस सर्विसेज का रिलेटेड एडमिन में टोटल में इसका रेशो क्या है, जो इसकी रेशो है जो इससे रिलेटेड है, कोई इनकम कोई कॉस्ट कोई एक्सपेंसेस कोई प्रॉफिट या टैक्स, सारों में इसकी जितना रिलेशन इसके रिलेशन जितनी ये अमाउंट है वो एट्रीब्यूटेड है, वो इसकी एट्रीब्यूटेड है। इसी तरह दूसरे हेड की उसका अपना पोर्शन उस टोटल में क्या है, तीसरे हेड का उसमें क्या है, सारों को बनाएंगे तो एक हो जाएगा, सारों का एट्रीब्यूटेड सारी 5 का ऐसे समझे। रेशो का सवाल समझ ले कि ये टोटल सेल में टोटल है 100 सेल, 10% है सर्विसेज, 15% है आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आगे 15% है आपकी सेल वाली, फिर सीएनजी बिजनेस है कोई और है, टोटल सारे 100 है। अब सारी चीजों को एट्रीब्यूटेड देखनी है तो इसमें 10% जिसकी इतनी जितनी सेल है उतनी ही एक्सपेंस एट्रीब्यूटेड है, उतनी आपका नेट प्रॉफिट टैक्स जो है एट्रीब्यूटेड इनकम आएगी, जो टैक्स टोटल होगा वो भी उसी रेशो से जाएगा। तो इसलिए आप एट्रीब्यूटेड हर चीज को इन रिलेशन टू दैट हेड टोटल में वो क्या पोर्शन है उस रेशो को प्रोपोर्शन को उसको हम एट्रीब्यूटेड इनकम का कहेंगे तो इनकम एट्रीब्यूटेड कितनी है, एक्सपेंस को कहेंगे तो एक्सपेंस कितना एट्रीब्यूटेड है और कास्ट है तो उसको कहेंगे कितना एट्रीब्यूटेड है। इस तरह अल्टीमेटली टैक्स में कितनी कंट्रीब्यूशन है वो टैक्स का उसको टैक्स नॉर्मल टैक्स कितना एट्रीब्यूटेड है वो नॉर्मल होगा। फिर नॉर्मल अल्टीमेटली हमने रिजल्ट हमारा क्या है वो अल्टीमेटली हमने कैलकुलेट करना है एट्रीब्यूटेड टैक्स, टैक्स को टैक्स के कंपेरिजन करना है, बाकी दरमियान की कैलकुलेशंस है। क्योंकि पहले हमने एट्रीब्यूटेड इनकम कैलकुलेट की है तो उसका एट्रीब्यूटेड टैक्स हमें चाहिए था, टैक्स को टैक्स से कंपेरिजन कर, मिनिमम टैक्स से एट्रीब्यूटेड टैक्स हमने कंपेरिजन करना है। सीधा हिसाब है कि नॉर्मल टैक्स जो आपका नॉर्मल निकले उसको टोटल सेल से डिवाइड कर ले, उसकी रेशो निकाल ले, इसको कहते हैं हम एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट कर लें और एवरेज रेट आपकी जिन अमाउंट्स है जिसमें डिडक्शन हुई उस पर वो एवरेज रेट लगा दें तो आपका एट्रीब्यूटेड टैक्स निकल आएगा, उसको मिनिमम से कंपैरिजन कर लें। ठीक है सर इसी के ऊपर अगर एक छोटी सी चीज जो कमर्शियल इंपोर्टर है ये आगे उसमें हमने टेबल दिया हुआ है, टेबल से आप समझ जाएंगे। मिनिमम टैक्स ऑन 2033 में ये एडवर्टाइजिंग एजेंट है, टैक्स ऑन द इनकम ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंट। अब एडवर्टाइजिंग की जो भी इनकम होगी एडवर्टाइजिंग से उसके रिलेटेड उसके एक्सपेंस उसकी कास्ट और उसकी इनकम पे नॉर्मल टैक्स क्या होगा, जो ये मिनिमम होगा उससे हम कंपैरिजन कर लेंगे। मिनिमम इनकम ऑफ द सच पर्सन वो वही वाला एडवर्टाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट बेटा ये इनकम ऑफ द सीएनजी स्टेशन। अब सीएनजी स्टेशन से जितनी इनकम आएगी टोटल 10 बिजनेस है तो सीएनजी वाली को हम एट्रीब्यूटेड इनकम उसकी कैलकुलेट करेंगे, उसका एट्रीब्यूटेड टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके मिनिमम जितना डिडक्शन है उससे कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंशियल लेके ऐड कर लेंगे। इस तरह नेक्स्ट वाला टैक्स कलेक्टेड शैल बी मिनिमम टैक्स, इसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम प्रॉपर्टी
इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करें तो जो सेल पे डिडक्शन होती है, वो सेल पे डिडक्शन जो सेल प्रोसीड है वो सारी टैक्सेबल नहीं होती, बल्कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन क्या है, उस पे गेन जो आएगा, अगर विद इन ईयर आप बेचते हैं तो उसमें गेन पे टैक्सेशन होगी। तो गेन जो है वो आपका टैक्स है, वो उस पे वो एट्रीब्यूटेबल इनकम है। गेन जो है वो एट्रीब्यूट, इसमें कैलकुलेशन वो नहीं करना पड़ेगी, इसमें आप कैलकुलेट करेंगे सेल प्रोसीड ये है, उसकी कॉस्ट ये थी, उसका गेन ये निकला, गेन पे विद इन ईयर बेचते तो 10% टैक्स होता है, वो नॉर्मल एट्रीब्यूटेड टैक्स है। इनकम कितनी है, जो गेन है वो आपका एट्रीब्यूटेबल इनकम है, जो टैक्स मिनिमम डिडक्ट हुआ है जिस भी वैल्यू पे, उस दोनों को कंपैरिजन करके इसका आप करेंगे। क्लियर जी। इसमें आप सेल प्रोसीड तो बहुत ज्यादा है, अब उसका उस पे नहीं हमने वो कैलकुलेशन करनी और 20% जीपी लगाना, इसकी अपना, क्योंकि इसकी टैक्सेशन लगती किस पे है, इसकी एट्रीब्यूटेड इनकम क्या है, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन पे नॉर्मल टैक्स क्या लेता है, विद इन ईयर बेचे तो 10% है, दूसरे साल में बेचे तो उसमें 3/4 करके फिर उसका कोई 7.5 है या किस तरह है, तो वो वाला कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, वो एट्रीब्यूटेड इनकम। इमूवेबल प्रॉपर्टी की एट्रीब्यूटेड इनकम क्या है, कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन को कैलकुलेट करेंगे, उस पे नॉर्मल टैक्स क्या है, वो उसका अपना सेपरेट ब्लॉक टैक्स है, वो रेट होगा, वो उसका एट्रीब्यूटेड टैक्स है, उसको फिर जो डिडक्शन हुई है उसके साथ कंपेरिजन करेंगे कि डिडक्शन जो है, जो मिनिमम है उससे ज्यादा है या कम है, अगर उससे कम है तो कोई एडिशन नहीं होगी, अगर मिनिमम ज्यादा है तो डिफरेंशियल हम ऐड करेंगे। क्लियर जी। ये सारी कंप्लीट हो गई, आगे आ जाए देख लेते आगे। ये इसमें हेड दिए हुए, ये इंपोर्ट वालों में एट्रीब्यूटेबल इनकम जो है वो आपने खुद डाल दी, उसी तरह ही कैलकुलेट करनी है, उसके फार्मूले मैं बता देता हूँ, नीचे हमने लिखे हुए, वो आप जस्ट, बाकी कोई भी फार्मूला नहीं आता तो एक ही फार्मूला रख लें, वो ये है कि जो नॉर्मल टैक्स आपने कैलकुलेट किया है वो डिवाइड बाई टोटल सेल कर लें। नॉर्मल टैक्स सारी इनकम जो नॉर्मल है उसमें जो कैलकुलेट किया है डिवाइड बाई टोटल सेल कर लें, मल्टीप्लाई 100 कर लें, ठीक है, ये आपका एट्रीब्यूटेड टैक्स आ जाएगा। और जो आपका जिस अमाउंट पे डिडक्शन हुई है, जो आपने शो की है जिसमें मिनिमम टैक्स, उसको ये रेट लगा दे तो एट्रीब्यूटेड टैक्स आ जाएगा। इसी तरह दूसरा फार्मूला नोट कर ले, जो एट्रीब्यूटेड आपकी टैक्सेबल इनकम है उसको सेल से डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई 100 कर ले, तो ये एट्रीब्यूटेड इनकम रेशियो आ जाएगी। तो आप अपनी जो आपका हेड है, जैसे सर्विसेज है, एग्जीक्यूशन है, उसको ये रेशियो लगा दें तो एट्रीब्यूटेड इनकम आ जाएगी, दोनों चीजें आ जाएंगी, उधर डाल दें तो कंपैरिजन वो खुद ही कर लेगा, आगे ले जाएगा। ठीक है, ये इसका जो इंपोर्ट वाला है इसमें आप फीड कर सकते हैं, दूसरे में आप फीड भी नहीं कर सकते, वहां भी उसने ऐसे ही कैलकुलेशन की है, यहाँ भी आप उसी तरह करेंगे। ये आपका हेड है, रेट है, अमाउंट है, तो यहाँ आप एट्रीब्यूटेड इनकम करनी है, तो एट्रीब्यूटेड इनकम के लिए आप डिवाइड करेंगे उसको, जो आपकी टैक्सेबल इनकम है डिवाइड बाई सेल करेंगे, तो मल्टीप्लाई आपका जो ये वाली फिगर इधर होगी टोटल हेड वाली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसा एट्रीब्यूटेड इनकम आ जाएगा, वो उसी तरह कैलकुलेशन। नीचे बेटा आगे ये वाले हेड भी दिए हुए, ये प्रेस्क्राइब फॉर्म का फॉर्मेट है, ठीक है, इसमें भी वही चीज है। आगे बेटा ये आपका जो पोर्टल पे दिया हुआ है फॉर्म, ये कैलकुलेशन है, ये बड़ी नहीं हो रही, यहाँ वही जितनी सारे वो डिफरेंसेस आएंगे, पहले नॉर्मल टैक्स होगा, उसके नीचे सारे डिफरेंसेस आप ऐड कर लेंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी, नीचे जितनी आपने पेमेंट डिडक्शन की है वो लेस कर देंगे, तो आपके रिमेनर आपका रिफंडेबल आ जाएगा या पेएबल आ जाएगा। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन है बेटा, ये देखें, ये कैलकुलेशन भी की हुई है, ये टोटल अमाउंट है, ये पीटीआर है, वो नॉर्मल इनकम है, इसके अंदर आगे चले बेटा, ये एडजस्टमेंट कर नीचे है, नीचे ऊपर ऊपर, ये इसमें फार्मूले भी दिए हुए, ये तीनों ही इसमें फार्मूले दिए हुए ऊपर है बेटा, और नीचे ये नीचे इसमें टैक्स कैलकुलेटर है, नॉर्मल प्रॉफिट रेशियो है या एट्रीब्यूटेबल इनकम रेशियो कह लें, तो वो टोटल आपकी नॉर्मल इनकम क्या है, सेल क्या है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इधर आपको यहाँ 35% आपकी प्रॉफिट रेशियो है, तो आप ये 35 उधर लगाएंगे तो आपका उसका एट्रीब्यूट हर एक का
रेशो जो होगी, जो उसकी जो सर्विसेज जैसे गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स या एग्जीक्यूशन 35% लगाएंगे तो उसकी एट्रीब्यूटेड इनकम आ जाएगी। अब टैक्स की रेशो टू सेल लगाएंगे तो एट्रीब्यूटेड टैक्स आ जाएगा। या एक भी दरमियान में और रेशो भी हो सकती है कि जो टैक्स जो आपका टैक्स है वो टैक्स सेल की रेशो भी आप ले सकते हैं, टैक्स को टैक्सेबल इनकम की भी रेशो ले सकते हैं, फिर आप वही रेशो एट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में लगाएंगे तो फिर भी वही टैक्स होगा। ठीक है, तीनों ही रेशो इधर मैंने कैलकुलेट कर दी, आप जो चाहे तीनों में से अप्लाई कर सकते हैं। एक रेशो है नॉर्मल प्रॉफिट टू सेल है, और एक रेशो है एवरेज रेट ऑफ टैक्स टू नॉर्मल इनकम, एक है रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ टैक्स टू सेल। तो आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूटेबल इनकम पहले फार्मूले से आ जाएगी, और जो एट्रीब्यूटेड टैक्स है दोनों फार्मूले नीचे आप अप्लाई करके, कोई अप्लाई कर ले दूसरे से चेक कर ले कि वही अमाउंट है, तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे कैलकुलेशनें भी हुई हैं, ये सारी कैलकुलेशन नीचे आएंगी, ये सारी उसी की कैलकुलेशन भी हैं। और अब एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल होना क्या चाहिए था ये एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमने हर साल में अक्रूवल सिस्टम में, जो कैश सिस्टम है उसमें तो आपस में टैली हो सकता है। अब नॉर्मल में तो ये हो सकता है कि पहले साल हमारी सेल ही ना हो, इंपोर्ट की इंपोर्ट सारी है और हमारा काम ही नहीं, उसने तो मिनिमम इधर लेना है। ठीक है ना, पहले साल तो हमें फिर ये देखना चाहिए कि जितनी सेल आउट ऑफ इंपोर्ट है तो जो हमारा डिडक्शन हुआ है उसमें जो मिनिमम है उसकी उसी रेशो से हम ले मिनिमम टैक्स, और फिर एट्रीब्यूटेड से उसको रिकॉग्नाइज करें, तो फिर वो बैलेंस हो सकता है। क्योंकि वो उसमें इतना लिंकेज पैदा नहीं हो सकती, हम कर नहीं सकते, पूरा ट्रेल नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन जैसे हमारी इंपोर्ट 3 सालों में अगर जा रही है तो डिडक्शन तो 1 साल में हुई है। इसकी रेशियो को कैलकुलेट करना कि हर साल उससे कितनी इनकम आई है, इस साल कितनी है, अगले साल कितनी है, एक्चुअल उससे अगले साल कितनी है, वो प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मिनिमम को जो टोटल में डिडक्शन है उसकी अपॉर्चुनमेंट नहीं हम कर सकते। या तो मिनिमम की हम अपॉर्चुनमेंट करें कि इस साल से रिलेटेड मिनिमम क्या है, जो मिनिमम डिडक्शन हुई है, क्योंकि सेल तो वो जो डिडक्शन की अमाउंट है वो तो हो सकता है पिछले साल का हो, फ्यूचर का हो या करंट का हो, वो सारे की हमने एट्रीब्यूटेड इनकम कैलकुलेट कर ली, जबकि एक्चुअली वो इस साल का तो नहीं है। तो हमें तो इस साल का वैसे चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो कि इस साल जो हमारी सेल में हमने रिकॉग्नाइज की है टू दैट एक्सटेंट हमारा मिनिमम टैक्स जो डिडक्ट हुआ है उसमें से वो पोर्शन होना चाहिए, और फिर उसको एट्रीब्यूटेड से हमें कंपेरिजन करना चाहिए। जैसे सपोज कर लें कि टोटल इंपोर्ट की हमने 50 लाख की, वो इस साल में से 50% भी की, तो मिनिमम टैक्स तो सारी पे हो गया ना। तो हमें तो इस साल जो 50% है मिनिमम का भी 50% लेना चाहिए और फिर कंपैरिजन करना चाहिए। तो रियल सेंस में तो फिर कंपैरिजन हो और फिर उसके मुताबिक चले, क्योंकि इस फिर अगला 50% अगले साल कैसे रिकॉग्नाइज कर देंगे, अगले साल फिर इंपोर्ट आ जाएगी, फिर ओपनिंग स्टॉक होगी, तो वो प्रैक्टिकेबल नहीं होगा। तो प्रैक्टिकेबल पूरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड वो रखना प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो इसलिए जितनी आपकी डिडक्शन हुई और जिस अमाउंट पे हुई है उसका उस रेशो से इसी साल ही एट्रीब्यूटेड इनकम रिकॉग्नाइज हो जाएगा, अगले सालों में फिर नहीं होगा, इसी साल ही उसका इम्पैक्ट आपको पहले ही दे दिया जाएगा। ऑन रिसीट बेसिस पे ही आपका मिनिमम टैक्स कम कैलकुलेट हो जाएगा, पहले साल ही कम, अदरवाइज तो आपने सेल नहीं की तो ज्यादा हो जाएगा ना, फिर तो आपको ज्यादा इसी साल ही मिनिमम सारा वो जो डिफरेंस है ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसलिए आपको उस रेशो बेसिस पे पहले साल ही आपको इंसेंटिव दे दिया गया और अगले सालों में आपको इंसेंटिव नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन है बता दो। इसलिए फार्मूले प्रैक्टिकेबल और जो है सही वाले हैं, ठीक है। अगर दूसरे वाला वो नॉन प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि इसमें मिसमैचिंग है बिटवीन द टू कंसेप्ट, अक्रूवल और कैश। क्योंकि डिडक्शन अंडर सेक्शन 158 जो है उसमें डिडक्शन ऑन रिसीट बेसिस पे होती है। तो सारी चीजें जिस साल में रिसीट होगी, आइदर इट इज रिलेटिंग टू पास्ट सेल, आइदर इट इज रिलेटिंग टू फ्यूचर ईयर सेल, आइदर इट इज एडवांस, तो वो सारी इस साल होगी। तो आपको बेनिफिट कंपैरिजन के लिए इसी साल ही सारे का दे दिया जाता है। तो अगर आपको ना दिया जाए तो फिर अगले साल आपको लेना होगा, तो आपको एडवांस उसी बेसिस पे दे दे। तो एक चीज जब रिसीट बेसिस पे रिकॉग्नाइज हो जाए तो फिर सब्सिक्वेंटली अक्रूवल बेसिस पे नहीं होती। कोई चीज अक्रूवल पे कर ले तो रिसीट बेसिस नहीं, आपको फायदा एक ही दफा देना है, उन्होंने एक ही दफा इधर ही फायदा दे दिया, ठीक है। इसलिए टाइमिंग डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ता, आपको फायदा उन्होंने जब रिसीट बेसिस पे आपको बेनिफिट कंपैरिजन का बेनिफिट दे दिया, अब दोबारा उस पर इम्पैक्ट नहीं होता, वो आपका चलता रहेगा अक्रूवल बेसिस पे। वहां से जस्ट एक रेशो ली है कि प्रॉफिट की जर्नल रेशो 10% या 20 है,
ठीक है ना। बाकी समझे कैलकुलेशन अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं किया, आप समझ ले एक रेशो ले ली है, प्रॉफिट की रेशो, नेट प्रॉफिट आपका क्या रेट है, तो इस जो डिडक्शन जिस अमाउंट पे उसके अंदर भी इतना ही प्रॉफिट शामिल है, वो रेशियो लेके वो प्रॉफिट आपको एट्रीब्यूटेड निकाल दिया और कंपैरिजन कर दिया कि जिस तरह आपकी जनरल कह दें कि इस बिजनेस में यार नेट प्रॉफिट की रेशियो जो है वो 10% है, तो अब जो भी 1 रुपया आप कमाएंगे उसमें सेल होगी तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा, 1 रुपया, 10% है ना। तो उन्होंने कहा जो भी डिडक्शन हो रही है उसमें आपका 10% एट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हर साल के लिए वही रेशियो है। थैंक यू। ये इनके पास है, ले लें। जो तो प्रेजेंटेशन है इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पे शाम तक आपके पास आ जाएगी, जो LTV एकेडमी के ऑफिशियल ग्रुप से आपको पता है, और तकरीबन सारे 2 साइड है। अगर कोई 2 साइड नहीं है तो वो अपना नंबर से मेरे नंबर पे ज़रा व्हाट्सएप शेयर कर दे, 0300 428 1343, 0300 428 1343। तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा तो वो ऐड हो जाए और चीज़ें उनको इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगी। दूसरा इसके अंदर सर आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह इस पर एक्सप्लेन किया, और आपकी बात से जो हमें समझ आई है कि स्पेशली मैं अपने कमर्शियल इंपोर्टर के रिलेशन से अगर बात करूँ, स्पेशली क्योंकि सर्विसेज तो सागर उसी साल में एग्जीक्यूट हो जाती है, जो इनकम आनी है नहीं आनी, प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है जहाँ पे गुड्स पे मिनिमम टैक्स है कि वो गुड्स जब सेल नहीं हुई तो उनका मिनिमम टैक्स कैसे वो हम एट्रीब्यूट करेंगे। उसका अगर हम इस साल में उसका इफेक्ट नहीं लेते तो अगले साल जो हमारे स्टॉक्स हैं उनके ऊपर हमें नॉर्मल इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर हम उसको एट्रीब्यूट को कम कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, उसके सिस्टम पे क्या इफेक्ट आते हैं, इसके लिए हम दोबारा वो ज़रा लगा रहे हैं उस पर, ताकि ऑनलाइन फील्डिंग के साथ भी उसको वो हम दिखाते हैं और सर आपको में रहनुमाई करेंगे। बेसिकली जो बेसिक क्वेश्चन इसमें था ना, स्टॉक को या उसको कि सेल अगले साल बिकी है या पिछले साल बिकी है उसको भूल जाए 1 मिनट के लिए। आप ये समझ लें कि हमारा जो प्रॉफिट का रेट है ना, एक नॉर्मल रेट जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेट सेल पे समझे 100 रुपए की सेल हो तो हमारे 10 रुपए कमाते हैं, ठीक है, या 10 रुपए पे जो 10 रुपए है उस पर फिर आगे समझ लें या उसी सेल पे हमारा टैक्स बनता है 2 रुपए। भूल जाए कि स्टॉक है कि नहीं। अब जितनी आपने इंपोर्ट की है उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा प्रॉफिट कितना है, तो 10% है ना, तो 10% उन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, और 1-2% आप कहते हैं कि उस पर रेट बनता है, 2% आपका रेट उस पर टैक्स उन्होंने कैलकुलेट कर लिए। जो मिनिमम डिडक्शन हुई हैं, आपकी जो मिनिमम डिडक्शन हुई है इंपोर्ट से, उसके साथ उसको कंपैरिजन कर लिया, तो आपको बेनिफिट दे दिया है ना। तो हर 1 रुपए के अंदर भी वही 10%, 1 रुपया भी कोई सेल करता है तो उसमें कितने, उसमें 10 पैसे आपका प्रॉफिट होता है और 2 पैसे उसमें आपका टैक्स होता है। तो इसी रेशियो से उन्होंने आपको इधर ही बेनिफिट दे दिया। आप बार बार उस स्टॉक का कोई लिंकेज नहीं है, आपको एक बेसिस दे दिया है कि इसको रिसीट बेसिस भी कंपेरिजन करके ये इसी से प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट हो सकता है आपने इस साल कमाया, अगले साल कमाया या अगले, उन्होंने इधर ही बेनिफिट दे दिए कि आपने जितनी इंपोर्ट की है उसका आपका सारे सालों में इतना प्रॉफिट होगा, तो इस साल ही टैक्स क्यों है, इसी साल उन्होंने प्रॉफिट आगे रख दिया, तो डिफरेंस करके ऐड कर दिया। तो प्रॉफिट हो सकता है आपने 1 साल में कमाया, 2 में कमाया, 3 में कहा नहीं, आपको हम समझ लेते हैं 50 इस साल ही वो सारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया 1 रुपए में 10 पैसे है, तो आपके कितनी डिडक्शन हुई है इंपोर्ट पे, उन सालों का प्रॉफिट इतनी कैलकुलेट करके मिनिमम टैक्स के साथ प्रॉफिट करके, प्रॉफिट पे टैक्स करके कंपैरिजन करके आपको बेनिफिट दे दिया। अदरवाइज तो आपको कम बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि इस साल तो आपने सेल ही नहीं की, सारा ही मिनिमम होना चाहिए। उन्होंने टोटल जब तक ये बिकना है उस साल तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करके एक स्टैंडर्ड रेट के मुताबिक, स्टैंडर्ड रेट क्या है 10% जो भी कैलकुलेशन में आया है इस साल, उसके मुताबिक स्टैंडर्ड के मुताबिक भी आप इसमें टोटल इतना प्रॉफिट होगा और 5 सालों में इसमें इतना टैक्स होगा, तो ये मिनिमम इसमें होना चाहिए, तो इतना आप दे दें बस। अब दोबारा कहां से आ गया? सर मेरा इस पे सवाल ये है, बाकी दोस्त बिल्कुल हाउस ओपन है, बाकी दोस्त सवाल करेंगे। क्योंकि आपको या तो मिनिमम टैक्स का बेनिफिट ना दिया जाता, क्रेडिट में तो सारा ही उन्होंने क्रेडिट दे दिया, यहां अगर आपने कम दिया है तो वहां क्रेडिट आपको कैरी फॉर्मूले में चला गया, तो अगले सालों में खुद आपका चला जाएगा।
ठीक है। आपको अगर उन्होंने डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल अगर सपोज सारा का सारा डिफरेंशियल होता तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बननी थी ना, तो आगे एडजस्ट होकर टैक्स लायबिलिटी रिफंड कम होना था। इससे आपको बेनिफिट ज्यादा दे दिया, तो वो जो आपने क्लेम किया है मिनिमम, वो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको आगे चला गया, कम इधर डिफरेंस ऐड हुआ है ना। दूसरा कैरी फॉरवर्ड आपका ज्यादा हो गया, अगले साल के प्रॉफिट अगर आएगा टैक्स लगेगा तो उसके एंगेज ये रिफंड भी तो होगा ना, एडजस्ट हो जाएगा, आपको देना नहीं पड़ा टैक्स, या ऐसे समझो। सर अगर आप डाइस पे आए, क्योंकि हमने लाइव खोला है तो कुछ चंद चीज़ें सर इस पे जो इससे प्रपोजिशन ओपन है, इसके अंदर हमारी एक तो ये भी हमें बताइएगा कि जो हमने परचेज वैल्यू ली है, ये ली है अपने जो एक्चुअल हमने डिक्लेयर्ड वैल्यू है कस्टम के अंदर, वो हमारी ऑलमोस्ट कोई 4-4.5 करोड़ रुपए की। लेकिन जब हम इनकम टैक्स 6% क्लेम करने के लिए हमें फीडिंग देनी पड़ती है, तो जब तक हम इंक्लूसिव सेल टैक्स वैल्यू नहीं लेते तो सिस्टम उसको वो जो है वो एग्जैक्ट टैक्स जो हमारा वो कैलकुलेट नहीं करता, वो 6% टैक्स कैलकुलेट नहीं करता। अब हमारा इस केस के अंदर 2 करोड़ रुपए का स्टॉक बच गया हुआ है, ठीक 1 करोड़ रुपए हमारा प्रॉफिट है, 2 करोड़ रुपए का स्टॉक अभी स्टॉक अवेलेबल है जो अगले साल में सेल होना है। और अगर एट्रीब्यूट और हम 1 करोड़ रुपया ही देते हैं, नहीं, आप एट्रीब्यूट कुछ भी नहीं देते, आप अपना नेट प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें नॉर्मल में, उसको अपनी सेल से डिवाइड करें तो वहां रेशो निकलेगी कि हर 1 रुपए में कितना प्रॉफिट है। ठीक है, वो आपने 2 रुपए सेल किए, 5 किए, 10 किए, अरब दिया या फ्यूचर का भी बेच दिया, ठीक है, उसका आपका आ गया कि हर 1 रुपए में इस साल जो रेट ऑफ टैक्स है या इनकम है वो 10% है। ठीक है, अब 10% आपका वो स्टॉक को भूल जाए। अब 1 रुपया जब भी आपको सेल करेंगे उसमें आपका 10 पैसे प्रॉफिट होगा, तो यहाँ डिडक्शन में आपकी कितनी हो अमाउंट, 70 मिलियन है सर, वो इंक्लूसिव सेल टैक्स अमाउंट जो भी है। अब इंक्लूसिव है तो हम इस हर 1 रुपए में 10 रुपए इनकम है, 10% का कैलकुलेट करेंगे तो एट्रीब्यूटेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है, उधर जो टैक्स है वहां जो कैलकुलेट नॉर्मल किया है, वहां उस नॉर्मल को उस सेल टैक्स को नॉर्मल सेल से आप डिवाइड करें तो वो टैक्स का रेट आ जाएगा। सपोज वो 2 रुपए आ गया, मेरा 20% है ऑलमोस्ट, वो 2 रुपए आ गया, अभी 2 रुपए 100 रुपए की बेचे चीज तो 2 रुपए टैक्स होगा, तो यहाँ आपने 70 मिलियन किया, 2 रुपए पर में है तो वो टैक्स आ गया, वो एट्रीब्यूटेबल पे आ गया। तो आप मिनिमम टैक्स आपने डिडक्शन आपका 4 मिलियन है, तो वो आपका उस इसके अंदर ये 78 के अंदर जो टैक्स है वो है नॉर्मल जी, दोनों का डिफरेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आपकी अगला क्वेश्चन आ गया कि जी इसमें तो इंक्लूसिव है, अगर इसको हम कम कर दें तो एट्रीब्यूटेबल इनकम आपकी कम आ जाएगी, तो आपको ज्यादा और देना पड़ेगा, इसलिए आपको इंसेंटिव दिया गया है कि आप 78 पे कैलकुलेट कर लें। अगर आप चाहते हैं 15% कम करके इधर लिखना है, उस पे एट्रीब्यूटेबल इनकम करनी है, वो कम आएगा तो एडिशन ज्यादा हो जाएगी, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। मैनुअल रिटर्न दें जरा सर, इस पे अगर हमें आप एट्रीब्यूट बिल इनकम जो अकॉर्डिंग टू लॉ बनती है अगर एक दफा कैलकुलेट कर दी ना सर, हम उसको प्रॉपर वहाँ पे फीड करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं कि इफेक्ट क्या करती है रिटर्न। ये तो आपने खुद कैलकुलेट करनी है ना सर, ये रिटर्न आ गई ना, तो अगर हम आप एग्जैक्ट कैलकुलेट बच्चा वहाँ पे फीड करता है उसका रिजल्ट हम देखते हैं। फीड करें सर, क्या अमाउंट दे सर, हमने और कैलकुलेशन पे आए ना जी, नहीं इसको बंद करें, आप आए कैलकुलेशन पे, यहाँ नॉर्मल टैक्स होता है, कैलकुलेट होता है। ये कंप्यूटेशन में जहाँ टैक्स चार्जेबल होता है उसके नीचे हाँ कंप्यूटेशन पहले पेज पे ही होगी मेरे ख्याल, वहाँ नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट किया होगा और ऊपर नॉर्मल सेल होगी जी। सर ये आ गया, हाँ यही वाला मैं सोच, इसको ऊपर करें ना अभी, वो है नॉर्मल टैक्स, चार्जेबल के नीचे है नॉर्मल टैक्स, ये नॉर्मल टैक्स है ना, नॉर्मल टैक्स की नॉर्मल सेल में जो टैक्स हो उसकी रेशो कैलकुलेट कर लें। सर अगर आप हमें इरफान साहब आप हमें असिस्ट करें, डिवाइड कर लें, नॉर्मल टैक्स डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, सर हम रेशो आ जाएगी। आपके पे हमें ज्यादा इत्मीनान है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि पहले नॉर्मल टैक्सेबल इनकम देखें ना, जी,
टैक्सेबल कितनी है इनकम? टैक्सेबल इनकम की रेशो कैलकुलेट कर ले पहले। जी जी टैक्सेबल इनकम डिवाइड बाय सेल, नॉर्मल सेल। सर इरफान साहब के सामने पड़ी हुई है। जो तो टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये एट्रीब्यूटेड रेशियो होगी। जी। ये समझे, टैक्सेबल इनकम डिवाइड बाय सेल। सबको नजर आएगा, बिल्कुल ठीक है, इस तरह ये ठीक रहेगा, बस जाएगा, ठीक है सर अब थोड़ा नहीं मैं उठ के बता देता हूँ। ठीक है। जी इरफान साहब आप हमें साथ ये असिस्ट करें जरा। कितना बेटा कैलकुलेशन वो दिखाएं किधर? नीचे नीचे ये देखिए, ये टैक्सेबल इनकम है ना, ये टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन। 10 मिलियन को आप सेल से डिवाइड मार गए तो ये एट्रीब्यूटेड इनकम की एट्रीब्यूटेड रेशियो बन जाएगी। और जो टैक्स है नॉर्मल टैक्स वो ये है 2 बिलियन वाला। सेल का इसको परसेंटेज देख लें कितना है। ये दो रेशियो आप याद रखें, तो छोड़ दे, नहीं कुछ नहीं आपने करना, ये कुछ नहीं करना। ये नॉर्मल टैक्स को सेल से डिवाइड कर ले, एक रेशियो टैक्स टू एवरेज रेट ऑफ टैक्स टू सेल हो गई, दूसरा टैक्सेबल इनकम टू सेल हो गई, दो रेशियो कैलकुलेट होगी। तो अब उसमें दो रेशियो देख ले, पहली क्या रेशियो है, दूसरी क्या रेशियो है। सर ये पहला जो है जो नॉर्मल टैक्स है ये 26,29,000 पहले है। देखिए इसको टैक्सेबल इनकम सेल का कितने परसेंट? जी जी ये बनता है टैक्सेबल इनकम 26 लाख रेशियो है, डिवाइड कर लेंगे, 57 मिलियन इनकी सेल आ रही है, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई 100 करें, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 4.6% आ जाएगा। 4% है जी, 4.6%। एट्रीब्यूटेड इनकम रेशियो इज 4.6%। और एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या है, सेल से डिवाइड कर लें। ये टैक्स है नॉर्मल, इसको आप जो नॉर्मल सेल है उससे डिवाइड कर लें। नॉर्मल इनकम टैक्स है 26,29,000, 26,29,324 डिवाइड इसे करेंगे हम सेल नॉर्मल से टोटल नहीं, जो उसी कॉलम में जो भी है व्हाट एवर टोटल सेल्स नहीं है इसमें, इसमें टोटल सेल्स ही नॉर्मल है 57 मिलियन। पॉइंट कुछ होगा जी ये 4.6% आ रहा है, नॉर्मल सेल इसकी वही आ रही है 57 मिलियन नॉर्मल सेल आ रही है। रेशियो क्या है, 4.6% ही आ रही वो है। कैसे उतना ही टैक्स भी उतना है, ये दो है भाई। और भाई इनकम नहीं करनी, आप टैक्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन द सेल कर रहे हैं 2 बिलियन डिवाइड बाय 57 मिलियन। जी यही है, 4.6 आ गया ना, 4.6%। तो पहला कैसे 4 आ सकता है? पहले तो 10 मिलियन इनकम के साथ आपने किया वो इसका 4 टाइम होगा, 26,29,324 10 डिवाइड बाय 57 मल्टीप्लाई 100 026 वो 20% में जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 100 20-21% जाएगी। ये बन गया 26.22। वो 26% आपका समझ लें प्रॉफिट रेशियो है, या इनकम एट्रीब्यूटेड रेशियो जो है 26% है। और प्रॉफिट रेशियो नॉर्मल एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन द सेल वो आपका कितने 2%, 4.6%। वो 4.6%। आप उधर आ जाए, अब हाँ जी उधर टैब में आ जाए, ये वाला है। अब जो भी हेड है ना आपका ऊपर है, ये वाली रेशियो आपने 26 पॉइंट पे इसका 26% ले लें। डायरेक्ट जितने भी हेड है ना, जहां एट्रीब्यूटेड करनी लगनी उसकी इधर फिगर डालें और उसका 26% लेते जाए, या रखना है सामने तो वो आपकी इनकम वहां जो है डिवाइड वहां सेल मल्टीप्लाई ये करे फिर भी वही आएगी। जी वही आ रही है 41 लाख जी, 41,68,393। ठीक है, या अदरवाइज आप देखना जाएगा वैसे, ये तो मेरा फार्मूला था, आप वैसे कैलकुलेट करना चाहें तो वहां जो टैक्सेबल इनकम है डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई ये अमाउंट ये करें तो फिर भी वही आएगी। वहां मैंने 100 करके रेशियो कैलकुलेट कर दी ना, तो यहाँ आप सिंपल कर लें कि वहां जो टैक्सेबल इनकम है डिवाइड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई ये फिगर जिसमें डिडक्शन हुई है, तो इसकी एट्रीब्यूटेबल इनकम आ जाएगी। दोनों एंगल से चेक करेंगे, 10 एंगलों से आप चेक करें, कोई फिगर है कहाँ वेल्थ में बेटा टोटल जा रही है ना आपकी, वहां तो इनकम टोटल ही सारे हेडों की मिलके ही जाएगी ना, एक एक की अलग अलग तो नहीं जाएगी। वहां तो आपकी सेल वाली भी जाएगी, वहां आपकी फाइनल वाली भी जाएगी, वहां आपकी सर्विसेज वाली भी जाएगी, से गुड्स की भी जाएगी। तो
तो इस सार जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में वही जाएगी ना बेटा। ये तो जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंशियल है। इनकम ये एट्रीब्यूटिव हमने क्यों एक हेड की निकाली है, क्योंकि ये एक हेड का है ये अमाउंट। ये हेड कौन सा है? एक इम्पोर्ट है, उसकी रिलेटेड इनकम कैलकुलेट की है। टोटल में से उसका पोर्शन कितना है नहीं समझे। उधर तो सेल है ना, गुड्स की भी है, वो एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट की भी है, इंपोर्ट की भी है, बाकी भी हजारों, उसमें से हम कैलकुलेट की है। इस इंपोर्ट जो 6% वाली है, इसकी रिलेटेड इनकम कितनी, उस टोटल वहां जो इनकम टोटल थी टैक्सेबल, उसको टोटल सेल से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई इसका जितनी अमाउंट है उससे कर दिया, तो वो इसकी रिलेटेड आ गई इनकम। इसी तरह वहां जो नॉर्मल टैक्स है वो सारी सेल पे है, वो नॉर्मल टैक्स को टोटल सेल से डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई समझ ले, उस सेल में ये पार्ट है, ये कर ले, तो आगे एट्रीब्यूटिव टैक्स आ जाएगा आपका। काम करें इसको रिवर्ट दूसरी सेक्शन में करके देख। ये यहाँ उसने खुद ही एट्रीब्यूटिव टैक्स का डिफरेंशियल खुद ही निकाल दिया हुआ है, उसी तरह उसने कर दी। सर मेजर प्रॉब्लम है तो सिर्फ इंपोर्ट की, और किसी को कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। सारी सर्विसेज इम्पोर्ट सारी इसी तरह ही है। नहीं, इसमें जो एट्रीब्यूटेबल इनकम निकली है 2 करोड़ 68 लाख जो है 2 करोड़ 6,85,449 निकली है। अगर मैं इसका 26% लेता ना, 26.5, हाँ, तो मेरे निकलती है एट्रीब्यूटेबल इनकम 2 करोड़ 6,85,449 रुपए। अच्छा, अब मैं इसको पुट कर देता हूँ और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो वैसे कैलकुलेट करेगा जो वहाँ जो टैक्सेबल इनकम है डिवाइड बाय सेल, मल्टीप्लाई ये करें तो फिर कितनी आती? अब मैं जो कैलकुलेट किया तो उसमें मेरा जो है ना, वो जो डिफरेंस है वो उसने खत्म कर दिया है। हाँ, डिफरेंस खत्म कर दिए, क्योंकि यहाँ आपकी देखिए क्यों खत्म कर दिए, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ वहाँ आपकी 57 है, यहाँ आपकी पहले साल ही रिकॉग्नाइज हो गई है 78%। आपने सारी की सारी ज्यादा डिडक्शन हो गई है, तो इसके मुताबिक कैलकुलेट किया है। 2 करोड़ अगले साल सेल होगा वो कहाँ जाएगा? वो ये यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ जो फायदा ले लिया तो अगले साल चला जाएगा ना। सेल करके उस पे टैक्स बनेगा, वो यहाँ पे तो सारी का सारा टैक्स एडजस्ट होगा। नहीं, सारा नहीं, ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम है। वो नीचे रिफंड भी तो नहीं ना निकालता, वो सारी की सारी लाइबिलिटी में लेके ना मैंने रिफंड निकालेगा डाल वहां तो एडजस्टमेंट टोटल अलग डालेगा ना, ये नहीं लेगा। बस सुन ले, वहां क्या होगा, यहाँ वो कैलकुलेट करेगा नॉर्मल टैक्स प्लस ये डिफरेंशियल, तो ये टोटल लायबिलिटी बनती जा रही है ना। ये रिफंड निकाल दिया उसने। निकाल दिया, ठीक है यार आगे चला जाए, यहाँ ज्यादा बेनिफिट नहीं ले लिया आपने, रिफंड आगे वाला रिफंड चलता जाएगा। वो जो इधर ज्यादा बेनिफिट लिया है वो अगले साल जो आप टैक्स देंगे उसके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इस साल क्योंकि आपने टैक्स नहीं दिया, अदरवाइज प्रोपोर्शनेट बनाते तो आपको लगना था, क्योंकि आपकी तो सारी 57 है, आपकी तो 57 मिलियन सेल है ना, उसके मतलब पोर्शन तो बहुत कम बनना चाहिए था, तो एडिशन आपकी ज्यादा बननी चाहिए थी। तो आपने फायदा इसी साल ले लिया, वो इसलिए ले लिया कि सेल अगले साल होनी है, तो इस साल आपका रिफंड होएगा, अगले साल की उसके एडजस्ट होके बराबर हो गया टैक्स चार्ज, हर शय बराबर हो जाएगी। क्लेम हमने अभी डाल लिया, अभी डाल दिया आपने, बेनिफिट पहले ले ली। ये हुआ। अरे ये सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ये हमने जो कैलकुलेट किया 26,4% जो हमारा आया, ये किस तरह से आया? टैक्सेबल इनकम डिवाइड बाय सेल, या उधर ही कैलकुलेट कर ले, उधर ही आए मेन पे जहां आपने कैलकुलेशन की, मेनू पे आ जाओ, मेनू ओए उधर ही आ जाओ ना। ये एट्रीब्यूटिव आपने कैलकुलेट कर रही है यहाँ, हाँ जी, वहां से आप लेंगे नॉर्मल में से टैक्सेबल इनकम, ये आ गया मेरी एट्रीब्यूटेबल इनकम वाला। ये कॉलम आ गया। ये कैलकुलेट करने के लिए आपने 3 फैक्टर है आपके पास। ठीक है, नंबर 1 एक ये फैक्टर है, ठीक है, एक आपके पास टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम डिवाइड बाय सेल, टोटल सेल, मल्टीप्लाई ये, ठीक है, तो वो आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। टैक्सेबल इनकम डिवाइड बाय टोटल सेल जो नॉर्मल के कॉलम में, मल्टीप्लाई ये वाली जिसमें टैक्स डिडक्शन हुई, तो आपकी एट्रीब्यूटेबल इनकम आ जाएगी। जहाँ जो मैंने रेशो बताई थी वो लगा दें, वो एक है, नहीं मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं, 100 नहीं करना, मल्टीप्लाई यही अमाउंट डायरेक्ट, यही वाला 78 ज्यादा हो जाएगी ना। नहीं ये तो टोटल इनकम बन गई ना हमारी। कौन सी इनकम हमारी टैक्सेबल इनकम बेटा उधर कैलकुलेट की है, इनकम में जो है हमारी, हाँ नॉर्मल नीचे कैलकुलेट हुई है, वो डिवाइड बाय सेल डिवाइड बाय 57 ऐसे समझ लें।
ठीक है। और 10 डिवाइड बाई 57 मल्टीप्लाई बाई 78, वो जबानी फिगरें याद हो गई हैं। हैं? इसलिए नहीं है ना, इनकम कम, सेल कम है और डिडक्शन ज्यादा पे हुई है। सेल है ही नहीं, मतलब मैंने सिर्फ परचेज की है, कुछ लोग आगे परचेज आ गए, सेल जीरो है। ये जीरो है तो फिर भी आप इस पे वो रेशियो आपके पास है ना 26% प्रॉफिट की, उतना रिकॉग्नाइज कर लेंगे आप। इनकम टैक्स निकलना है ना, मेरी हैं? मेरी ना परचेज है और कुछ नहीं है, वो स्टॉक में चला गया, सेल भी नहीं है, कोई टैक्स भी नहीं है। हाँ, उसमें क्या वो फिर उसमें आपका जीपी ये नेट रेट है ना एक प्रॉफिट का, उतना आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। आपका एक रेशियो हमने कैलकुलेट की कि नॉर्मल आपका टैक्सेबल इनकम जो 1 रुपए में आती है वो मैंने 20% कैलकुलेट की ना, तो इसका 20% प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उतना डिफरेंशियल कर लेंगे बस। वो रेशियो हमने इसीलिए कैलकुलेट की है कि ऐसे समय में कि 1 रुपए की सेल हो तो उसमें हमारे कितना प्रॉफिट है, 20 रुपये 20 पैसे। अब इसमें भी जहां जितनी भी अमाउंट डिडक्शन है, हर 1 रुपए में 20 पैसा प्रॉफिट है, एट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट पे फिर आगे टैक्स भी वही जो रेशियो दी हुई है उसके मुताबिक है, वो उसमें 2 रुपए 1 रुपए में समझ लें। 1 रुपए की सेल करेंगे तो 2 पैसे हमारा प्रॉफिट है समझ लें, इसलिए वो प्रॉफिट भी हमने इधर ही रिकॉग्नाइज कर लिया, दोनों का डिफरेंस करके कर लिया। सर हमने लास्ट ईयर रिटर्न फाइल की फाइनल डिस्चार्ज के अंदर इम्पोर्ट, तो ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, अगर आप सारा नहीं लेना चाहते बेनिफिट तो उसके मुताबिक अगले साल चलता रहेगा। अगर आप लेना चाहते हैं बेनिफिट तो आपके पास रेशियो है, फिर आप इस साल बेनिफिट, क्योंकि इस साल मिनिमम चार्ज करना है आपने, उसके लिए उसका रिलेटेड एट्रीब्यूटेड इनकम और प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो कम होगी ना, नहीं तो सारा का सारा मिनिमम चार्ज हो जाएगा। तो नहीं लेना चाहते तो ना लें, सारे देने आप उधर डालेंगे मिनिमम एट्रीब्यूटेड इनकम और टैक्स, तो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सारा वो डिफरेंस सारा ही चला जाएगा ना, जीरो होगा ना, फिर जीरो आपका एट्रीब्यूटेड टैक्स होगा तो सारा ऐड हो जाएगा फिर। हाँ, तो इसलिए आपने बेनिफिट लेना है तो उस रेशियो से, जो इस साल नहीं पिछले साल की रेशियो, कोई तो प्रॉफिट रेशियो है ना आपकी टैक्स, जो हम अपनी सेल में डालते हैं 25% 20%, वो नेट जीपी तो है ना, ये नेट टैक्सेबल है, नेट प्रॉफिट वाली रेशियो है। वो है ना, जिस केस में हमारी इनकम कोई आई है, इनकम अराइज हुई है, उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स लगा है, मेरा कोई इनकम भी नहीं आई, इनकम नहीं आई तो पिछले साल आई होगी तो अगले साल होगी, कोई स्टैंडर्ड रेट तो आपका है कि नहीं, अब उसको रिकॉग्नाइज, हाँ उससे आप रिकॉग्नाइज कर लें। जनरल आजकल तो वैसे भी 170 में रेशियो आ गई है कि सेक्टर रेशियो क्या है भाई, तो आपकी वो भी असेसमेंट सेक्टर रेशियो पे कर सकता है कि नेट प्रॉफिट रेशियो इसमें 2% होता है तो 2% की एट्रीब्यूटेड कर लें, उसी का अकॉर्डिंग करके उसका टैक्स नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लें उस पर, फिर बेनिफिट ले लें, नहीं लेना तो ना लें, सारा ही दे दें। फिर उन्होंने प्रोविजन दे दी आपको कि एट्रीब्यूटेड इनकम खुद फीड कर ले, हैं उन्हें वेल्थ में तो जो नॉर्मल नहीं आपने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया तो नहीं करेंगे, किया है तो जब करेंगे उसको करेंगे। उस साल तो अकाउंटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम आएगी उसके मुताबिक होगा। ये आपको इस बेनिफिट के लिए अगर लेना चाहते हैं ले लें, नहीं तो सारा दे लें भाई, किसी को कोई इतराज नहीं, अगले साल तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगले साल ये फिगर नहीं होगी तो इसकी एट्रीब्यूटेड इनकम भी नहीं होगी। तो इसलिए आप स्टैंडर्ड रेट पे पहले आपका अवेलेबल रेट है जो इनकम से नॉर्मल इनकम से आपका आता है वो अप्लाई करें, वो नहीं है तो आपके पास स्टैंडर्ड रेट पिछले साल वाला हिस्ट्री वाला एवरेज देख लें, उसके मुताबिक एट्रीब्यूटेड इनकम रिकॉग्नाइज कर लें और फिर कैलकुलेट कर लें और अपना बेनिफिट ले लें। नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी से सारा ही दे लें, फिर अगले साल तो ये मिलना ही दोबारा। ठीक, यही उन्होंने कहा है फर्स्ट टाइम इम्पोर्ट है, फिर वैसे तो आपकी उस चीज में क्या रेट प्रॉफिट है, वो कोई चीज तो बिकती होगी ना यार, फिर आपका नहीं है तो पैरेलल किसी और का ले लें। मार्केट रेट में कितना प्रॉफिट नेट आता है, कुछ लेना चाहते हैं तो ना लें, ज्यादा भी ले सकते हैं आप। इंपोर्टर तो सर बर्दाश्त ही नहीं करता, एक दिन भी अपने पास सामान रखना, अकाउंट भी बना सकते हैं हाँ प्रोजेक्टेड बना लें, उस पर रेशो आप निकाल लेंगे, हमारा ये होगा। मेरा एक और सवाल है कि मैं अगर मेरी इंपोर्ट्स भी है और मेरी लोकल परचेज भी है, ठीक है, मतलब मैं इंपोर्टर भी हूँ, कमर्शियल इंपोर्टर भी हूँ और मैं साथ में लोकल परचेज भी कर रहा हूँ, तो मैं मेरी सेल जो है किए जाए, हमने एक स्टैंडर्ड रेट निकाल दिया है, वो सेल परचेज सारों का निकाल दिया, वो रेट लगा ले हर एक को अपना अपना, ठीक हो गया। मतलब इसमें भी सारा नेट निकला है ना, जो आपकी सेल है ऊपर
वो सेल किस किस की है? वो दोनों की है। इंपोर्ट की भी है, डोमेस्टिक परचेज की भी है, सर्विसेज की भी है, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की भी है, सीएनजी की भी है, सारों की है। तो जी। सारों में प्रॉफिट आया ना नीचे, तो सारों का एक एवरेज प्रॉफिट आ गया। सारे का वो प्रॉफिट के रेट लगा दे, हम लगा के तो उसकी ठीक है, इसमें एट्रीब्यूटेबल इनकम जो निकलेगी हमारी वो हम हर हेड की अपनी अपनी होगी ना, हर हेड की अपनी अपनी ये होगी। एक टोटल निकल आएगी, टोटल टैक्सेबल इनकम टोटल सेल पे है। ठीक है, उसमें रेशियो आगे के 20% है भाई, 1 रुपए में 20 पैसे। भाई आपका जो हेड है सीएनजी या इंपोर्ट या वो जो डिडक्शन हुई जिसपे, उसका भी वही रेशियो पे निकल आएगी, वही रेट लगाए उस पे तो निकल आएगी। वो 1 मिनट कर ले, देख अभी ले। की तो है आपने देखे ना, 10 को डिवाइड करें 57 से, आपकी सेल 57 है ना? नहीं, ये एक और सवाल, ये एक और 50 सवाल। जगह लगा लें इस रेट, 10 डिवाइड बाय 57 22%। जी जी बिल्कुल। हर एक में 22 लगा दे, जहां भी डिडक्शन हुई है 22% लगाए 100%, वो एट्रीब्यूटेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है। टैक्स आपका 2% है, तो हर हेड पे लगाए तो एट्रीब्यूटेड टैक्स आ जाएगा, 2% लगा दे, 1 रुपए के पीछे 2 रुपए, 1 रुपए में 0.2 पैसे वो टैक्स आ जाएगा। उसको जो डिडक्शन हुआ है कंपैरिजन कर लें, डिफरेंस आ जाएगा। चलें ठीक। पहले एट्रीब्यूट इनकम निकाली, फिर आपने एट्रीब्यूट टैक्स निकाला। हाँ, 2 चीजें, टैक्स, एट्रीब्यूटेड टैक्स और एट्रीब्यूटेड इनकम। ठीक है, इनकम की मैंने आपने डिवीजन कर दी। हाँ, पहले हर टोटल में कैलकुलेट कर लेंगे, हर हेड की अलग अलग कर देंगे। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था ओपनिंग स्टॉक के वाले से। हमारा मतलब लास्ट ईयर हमने वो पहले भी हमने किया था, पिछले साल, पिछले महीने भी किया था कि वो एफटी में फाइनल टेस्ट में डाल देंगे उसकी रिलेटेड सेल, और उनके एक्सपेंस भी सारे, उसमें दोबारा टैक्सेशन नहीं होगी। डिपार्टमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे जब रिटर्न में स्टॉक दिए ही नहीं, जब एफटीआर की रिटर्न दे तो वहाँ पे तो क्लोजिंग स्टॉक हमने कहीं दिया ही नहीं। कहाँ? डिपार्टमेंट को कैसे वहाँ सेल में भी दिया होगा, 1000 जगह दिया होगा। इंपोर्ट सिंगल वैल्यू दे देते हैं। वो नहीं है, आप रिकॉर्ड करते हैं, आप प्रॉफिट जो है आप वेल्थ स्टेटमेंट में देते हैं। आपने सेल टैक्स है तो सेल टैक्स में भी स्टॉक दिया होगा। अगर बस सेल टैक्स रिटर्न में भी आप देते हैं, आप अपने अकाउंट भी मेंटेन करते हैं, वो आप कह सकते हैं कि हमने पिछले साल टैक्स दिया हुआ है। आपने अपनी वेल्थ उसमें क्या सेल टैक्स रिटर्न में इनपुट भी उसमें लिया होगा, तो सेल तो सारी की नहीं तो स्टॉक ही होगा ना। ऐसे ही है सर, स्टॉक वाले को जब सेल ही कोई नहीं हो रही, जब आपने इनपुट ली, इंपोर्ट की, सेल नहीं की, तो फिर ओपनिंग स्टॉक ही पड़ा है ना अगले साल का। उस साल का क्लोजिंग है, अगले साल का ओपनिंग है, तो उसमें जिसपे ऑलरेडी टैक्स दे दिया है उसमें दोबारा टैक्स नहीं, उसको जो सेल उसके रिलेटेड होगी वो एफटीआर में देंगे जहां फाइनल या फिक्स, और जो एग्जाम्प्ट में देंगे, और उसके रिलेटेड भी रिलेटेड है उसकी कॉस्ट भी देंगे, उसके रिलेटेड एक्सपेंस भी देंगे, और नेट नीचे जिस फाइनल डिस्चार्ज वाला निकलता है वो एग्जाम्प्ट वाला भी उसी तरह प्रॉफिट निकल जाएगा, और बाकी जो होगी वो नॉर्मल पे होगी। ठीक है, सर मैं बात बताऊंगा, सारी चीजें अपनी जगह पे, सबको सब कुछ समझ आ गया है। सर मैं प्रैक्टिकली छोटा सा करने की दे रहे हैं, वो कर ले, मैंने फार्मूले दे दिए, और एक तरीके से लगाए, दूसरे से लगाए, तीसरे से लगाए, चेक भी कर लेंगे सही है कि गलत। कंफ्यूजन सिर्फ यही चल रही है यार, एक दफा हो जाएगा ना आज से, फिर अंदाजा भी हो जाएगा क्या हो गया है। वो फार्मूले मैंने सारे लगा दिए कि जो आपका टैक्स टू सेल रेशियो भी कर दिए, टैक्स टू इनकम रेशियो भी कर दिए, दोनों को आप चेक कर लें, उससे भी वही अमाउंट आएगी। उससे भी डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहे, टैक्सेबल इनकम डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई वो हेड, तो डायरेक्ट भी एट्रीब्यूटेड इनकम आ जाएगी। ठीक है ना, या टैक्स डिवाइड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई वो रेलेवेंट हेड, तो वो टैक्स आ जाएगा। ये जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई इतना नहीं है, हैं? सारा में आंसर सही हो है, वो आप खुद डाल सकते हैं, वो भी उसी तरह कैलकुलेट करें। अगर ये फिगर आपकी ज्यादा है तो ज्यादा बेनिफिट लें, और रेशियो लगा के आप ज्यादा बेनिफिट लें, ताकि क्योंकि अगले सालों में इसमें रिफंड आ जाएगा, अगले साल में जो आपका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज था उसके अगेंस्ट ही एडजस्ट हो जाएगा, तो डबलिंग नहीं होगी। तो डबलिंग होती नहीं है, जब आप रिसीट बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते जाएंगे तो वो सेल में टाइमिंग डिफरेंस है, वो आगे पीछे टाइमिंग डिफरेंस है। अदरवाइज एक और बात बताएं, जिस तरह पहले सालों में रिफंड हर अगले साल एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इस केस में क्या सिनेरियो होगा? इन केस रिफंड वाला तो तलक ही नहीं, वो तो टोटल का टोटल एडजस्टमेंट हमारी आगे जा रहा है। इन केस ये जाए अगले साल में रहे क्या ये रिफंड की बात कर रहे हैं जो रिफंड देखिए, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी निकली है,
इसका रिफंड से कोई तल्लक नहीं। नॉर्मल टैक्स प्लस डिफरेंशियल मिनिमम का, ये सारे जितने मिनिमम ऐड कर दिए और टोटल लायबिलिटी होगी। टोटल लायबिलिटीज में से जितने आपने एडवांस टैक्स पे किए या आपके डिडक्शन हुए, फाइनल दूसरे सारे वो इकट्ठे एक कर दिए और दोनों का कंपैरिजन कर लिया। अगर आपके ये सारे ज्यादा हैं तो आपको रिफंडेबल आ जाएगी अमाउंट, कम है तो आपको देना पड़ जाएगा। सर ये जो हम मिनिमम हम इसमें लेंगे टैक्स ले रहे हैं, तो सर इसकी जो अमाउंट है ये इमोशनल इनकम होगी या एक्चुअल इनकम में कुछ? कौन सी? जो हम लोग मिनिमम जो हम बेनिफिट ले रहे हैं जो टैक्स, यहाँ का फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ये नोशनल है, नोशनल है। इसका आपने कोई आगे कैरी फॉरवर्ड ये नहीं ले जा रहे, वो अकाउंटिंग इनकम वाली जो प्रॉफिट लॉस से आएगी वही जाएगी वेल्थ में या कहीं भी। वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे? वेल्थ में तो इसको लेके नहीं जाना बेटा, वेल्थ में तो वो लेके जानी है जो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस में नॉर्मल आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं आई, ठीक है, वो लेके जानी। ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मिनिमम टैक्स और एट्रीब्यूटेड टैक्स। वो डिफरेंस हम कितना ऐड करें ड्यू टू मिनिमम, मिनिमम टोटल मिनिमम उतना होना चाहिए ना। अगर उससे कम है, ये हेड वाइज हमने कैलकुलेट कर दिया। अगर हम कहते हैं मेरा मिनिमम टैक्स जो है इस हेड पे मैं 2000 रुपये देना है, लेकिन इस हेड पे मैं देखूं सही एक्चुअल कितना बनता है, तो एक्चुअल वो एट्रीब्यूटेड इस हेड की हमने इनकम कैलकुलेट की और उस एट्रीब्यूटेड पे टैक्स देखा, वो इससे अगर कम है 2000 से वो 1500 है, तो मुझे 500 की कैलकुलेशन जो 500 है मैंने देना नहीं है, मैं नॉर्मल में और ऐड कर दिया है। वो नीचे टोटल डिडक्शन में टोटल ही है, मैंने अपनी लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं कि नॉर्मल ये है 500 ये और ऐड हो गया, फिर इस तरह अगले हेड की ऐड कर ली, फिर अगले हेड कर ली, फिर टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब टोटल लायबिलिटी में जो डिडक्शंस हुई हैं वो सारी की सारी आपने उसमें से लेस करनी। ठीक है, जब वहां कैलकुलेट करेंगे एडवांस टैक्स इतना पिया, ये डिडक्शंस हुई, ये मिनिमम वाली है, ये फाइनल वाली है, फाइनल वाला भी तो उधर टैक्स लायबिलिटी हमने देखी है ना कितनी, तो टोटल उसमें कम ज्यादा वो भी हो सकती है, कम है तो वहां भी हमने लगा कैलकुलेशन करनी। तो टोटल लायबिलिटी और टोटल पेमेंट्स दोनों का डिफरेंस करेंगे, वो पेबल है या रिफंडेबल। ये नॉर्मल की हमने लायबिलिटी कैलकुलेट की, एक नॉर्मल प्लस मिनिमम्स, ये टोटल होगी, प्लस फाइनल वाली टोटल लायबिलिटी होगी। टोटल लायबिलिटी में टोटल पेमेंट्स, नॉर्मल पेमेंट, एडवांस पेमेंट, मिनिमम पेमेंट और फाइनल पेमेंट, वो भी सही टोटल कर ली। अब अगर यहाँ तो वो पेबल हो जाएगी यार फंड हो जाएगी, ठीक है, वो बेस कंसेप्ट है जी, ये तो फिर हमें मिल ही नहीं रहा, ये वो बात नहीं, ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन है कि नॉर्मल में डिफरेंस कितना कितना ऐड करके टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करें। क्लियर होगी? ये नहीं है कि इसे हमने कैलकुलेट कर दिया, मिनिमम हमने दे दिए, वो तो मिनिमम में यहाँ विद वर्ल्ड है उसमें है, पेमेंट में सारी की सारी का आपको क्लेम मिल रहा है। यहाँ ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी क्या बनती, नॉर्मल प्लस मिनिमम हर हेड में कितनी कितनी बनती, तो टोटल होगी ना, प्लस में फाइनल वाली भी टोटल कितनी बनती, तो टोटल होगी। टोटल में से टोटल पेमेंट से कितनी की, डिडक्शंस की है या खुद पेमेंट है या एडवांस है, ये कम है तो कैरी फॉरवर्ड रिफंड भी आप ऐड कर लेस कर सकते हैं, वे पेबल बनता है तो रिफंड भी एडजस्ट कर ले। ठीक है, प्राइवेट है, छुट्टी करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। ठीक सब आने वाले मेहमानों का हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इंटरेक्टिव सेशन के अंदर अपनी इनपुट भी दी और इस मुश्किल टॉपिक को जो कि एक नया आया है बिल्कुल उसको उन्होंने समझा भी। मंशा सुखेरा साहब से बहुत बेहतर अंदाज में और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उन्होंने जो वहाँ पे खुद भी रेज किए और खुद बताया भी, तो उसको सारा सीखा भी। और ये एक मेरा ख्याल है कि ये लंबा इशू है, ये 2-4 दफ़ा डिस्कशंस के साथ ही हम सब की समझ में भी आ सकता है और हम बेहतर तरीके के साथ रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, जो कि बाद में हमें लिटिगेशन और उस चीज़ों से हमें उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकती है। तो हम सब आने वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह हम दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। लाहौर टैक्स बार अकेडमी के 5वें सेशन